गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, माओ के द्वारा मार्क्सिज्म में क्या जोड़ा गया, लास्ट पॉइंट यही था। माओ के द्वारा मार्क्सवाद में क्या जोड़ा गया। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जिसे हम माओवाद कहते हैं, माओ अपने आप को मार्क्सिस्ट कहा करता था। माओ ने हमेशा अपने आप को मार्क्सवादी कहा और हम उसे माओवादी कहते हैं। तो माओ ने अपने आप को हमेशा मार्क्सिस्ट कहा, लेकिन माओ ने मार्क्सिज्म में कुछ रिफॉर्म किए। और संयोग की बात है कि सेम फॉर्म ऑफ माओइज्म व्हेन इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम द नक्सलवारी विलेज ऑफ दार्जिलिंग, देन इट बिकेम नक्सलिज्म। तो माओवाद और नक्सलवाद ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। अब माओवाद की बात अगर देखी जाए तो व्हाट इज द क्रक्स ऑफ माओइज्म। पहला, क्रांति का अगुआ किसान होगा। पीजेंट इज द वेन गार्ड ऑफ रेवोल्यूशन। बहुत बड़ी बात है ये। मार्क्स ने कहा था किसान मजदूर करेगा, क्रांति मजदूर करेगा। फॉर मार्क्स इट इज द प्रोलेटेरिएट विच इज अ की फॉर रेवोल्यूशन। लेनिन ने सर्वहारा के साथ और भी लोगों को जोड़ा, किसानों को भी लेनिन ने जोड़ा। लेकिन फॉर लेनिन इवन पीजेंट वाज नॉट इन फोरफ्रंट। और माओ के विचार में अपने आप में एक बड़ा परिवर्तन आ गया, यानी किसान क्रांति का केंद्र होगा। पीजेंट विल बी द वेन गार्ड, मतलब अगुआ होगा, अग्रवाहक होगा। और अगर आप देखेंगे इसे मार्क्सवाद में फिर बहुत बड़ा परिवर्तन माना जाएगा। If the peasants are considered as a vanguard of evolution, और ये मार्क्सवाद में अपने आप में निर्णायक परिवर्तन होगा, बड़ा परिवर्तन होगा। और अपने आप में देखेंगे वो किसान रहता कहाँ है, गांव में। इसलिए फॉर माओ इवन विलेज इज ए सेंटर ऑफ रेवोल्यूशन, नॉट सिटीज। फिर किसान का जो केंद्र होगा क्रांति का, वो गांव हो जाएगा। अब ऐसे मामले में दिलचस्प डिबेट ये हो जाएगी, यानी वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ डिबेट। एक समय की बात है कि जब ऐसा बहस होती थी कि क्या पूंजीवाद के बाद मार्क्सवाद आएगा या पूंजीवाद के पहले आ जाएगा। इस पे हमेशा डिबेट रहा है। कुछ लोग कह रहे नहीं, मार्क्सिज्म हमेशा पूंजीवाद के बाद ही आएगा, पहले तो आ ही नहीं सकता। लेकिन माओइज्म तक आते आते ये डिबेट खत्म हो गई, यानी मार्क्सवाद क्रांति के द्वारा आएगा ये तो तय है, लेकिन उसके लिए कैपिटलिज्म आना तय नहीं है। और सच पूछिए, एशिया अफ्रीका के देशों में तो पूंजीवाद था ही नहीं। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर एशिया अफ्रीका के देशों में बिल्कुल कैपिटलिज्म नहीं था। इस वजह से माओ ने ये डिबेट ही खत्म कर दिया। क्रांति का मूल केंद्र किसान होगा, क्रांति गांव से चलेगी। इसका मतलब अब क्रांति के लिए शहर होना, मजदूर होना, पूंजीपति होना आवश्यक नहीं है। और मार्क्स की बड़ी प्रसिद्ध कहावत थी, इवन द सीड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिज्म लाइज विद इन द कैपिटलिज्म। पूंजीवाद के विध्वंस के बीज खुद पूंजीवाद में निहित होते हैं। तो पूंजीवाद के विध्वंस का बीज कौन है, सर्वहारा। और सर्वहारा पैदा किसने किया, मजदूर पैदा किसने किया, कैपिटलिज्म ने। तो मार्क्स ने माना था पूंजीवाद का विध्वंस होगा, और पूंजीवाद का विध्वंस करते हैं सर्वहारा। लेकिन यहां ये विचार बदल गया। इसलिए अब मूल मामला क्या हो गया, और माओ ने सीधा कहा, अब हमेशा देखेंगे मार्क्सिस्ट चिंतन में मैटेरियल कंडीशन और प्राइमरी। भाई पूंजीवाद के बाद ही क्रांति क्यों होगी, क्योंकि पूंजीवाद उन भौतिक परिस्थितियों को पैदा करता है। वो ध्यान देने की बात है। वाई मार्क्स इज साइंटिफिक इवन सोशलिस्ट, क्योंकि मार्क्स ने भौतिक तत्वों की बात की, विचारों की बात कम की। उसने हमेशा माना कि भौतिक तत्व विचार
विचार को पैदा करते हैं। तो पूंजीवाद के बाद ही साम्यवादी क्रांति होगी, क्योंकि वो भौतिक परिस्थितियां पूंजीवादी लाता है, जहां पे किसानों में मजदूरों में क्लास कंसिस्टेंस आया। मार्क्सवादी चिंतन में इसलिए आप देखें, मैटेरियल कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक फोर्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मार्क्सिस्ट बिलीफ। लेकिन माओ में ऐसा नहीं है, और ये बात कहीं न कहीं लेनिन से देखने लगी थी। क्रांति के लिए विचारों की आवश्यकता होती है, भौतिक परिस्थितियों की। माओ तक आते थे विचार बदल गया, तो माओ ने सीधा कहा, इवन आइडियाज एंड आइडियोलॉजी इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर रेवोल्यूशन देन द मैटेरियल कंडीशन। माओ ने क्या कहा? कंससनेस, विचार, चेतना, consciousness, ideas and ideology are more important. Consciousness, ideas and ideology is more important for evolution than the material or economic conditions. इसका सीधा सा मतलब है, अब दुनिया में कहीं भी क्रांति हो सकती है, और यही बात तो लेनिन ने भी कहा था कि क्रांति का विचार कौन पैदा करेगा? पार्टी। और पार्टी किसकी है? एक तरीके से सुसंगठित लोगों की पार्टी है। और माओ ने एक बात हमेशा कही, देखिए, जब हम कहते हैं मार्क्सिज्म में क्रांति की बात है, तो कभी कभी लोग उसका शाब्दिक मतलब ये लेते हैं कि अच्छा, मतलब हिंसक होगा। For Marx, revolution is political rather than violent. मार्क्स में क्रांति राजनीतिक है, हिंसक है। सर्वहारा वर्ग मिलेगा और सर्वहारा वर्ग व्यवस्था को बदल देगा। तो मार्क्स ने कभी ये नहीं कहा कि नहीं वायलेंट रेवोल्यूशन होगी। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ ज्यादा लिटरेचर यूरोप के द्वारा आया गया, अमेरिका के द्वारा आया गया, तो मार्क्स की जो बातें लिखी थी उसको यूरोपियन अमेरिकन ने अपने ही तरीके से, मार्क्स ने जर्मन में लिखा, वो चीजें ट्रांसलेट होते इंग्लिश में, उसका पता नहीं क्या क्या मतलब हो गया। इस वजह से लोगों ने ये मान लिया कि इट वाज अ वायलेंट रेवोल्यूशन, हिंसक क्रांति होगी। मार्क्स नेवर स्पीक अबाउट दैट। अब याद रखिए, जिसके पक्ष में सर्वहारा होगा, ये मार्क्स ने मना भी नहीं किया है। मार्क्स ने कहा है कि पूंजीवाद जब आया तो पूंजीपतियों ने सामंतवादियों से सत्ता छीनी। तो जब पूंजीपतियों ने सामंतवादियों से सत्ता छीनी तो उन्होंने हिंसा की कि नहीं की? हिंसा तो हुई है। तो मार्क्स ने सब मना भी नहीं किया है। उसने कहा कि अगर कुछ की सत्ता स्वाभाविक रूप में नहीं छोड़ता तो इस क्रम में हिंसा करने की आवश्यकता हो तो हम करेंगे। लेकिन प्राइमरली इट वाज अ पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, विचार आएगा। और आप याद रखें, बहुमत समाज जिस भी विचार को स्वीकार करेगा वही तो मानना पड़ेगा। लेकिन माओ पहला ऐसा मार्क्सिस्ट है जो हिंसा को आउटराइटली सपोर्ट करता है। उसका नहीं, वायलेंस इज नेसेसरी। उसमें हिंसा हम करेंगे अच्छी बात के लिए, न्याय के लिए, साम्यवाद को लाने के लिए, और इसलिए उसने गुरिल्ला वॉरफेयर की बात की थी। तो उसने इवन माओ ऑलवेज जस्टिफाई द वायलेंस। ये मार्क्सवादी चिंतन में माओ के पहले बात नहीं दिखती। माओ ने कहा, इसलिए आप देखेंगे नक्सली हमेशा हिंसा की बात करते हैं, वायलेंस की बात करते हैं, और राज्य के विनाश की बात करते हैं। वायलेंस कैसे होगी? गुरिल्ला वॉरफेयर। अब गुरिल्ला, अगर कभी आपने गुरिल्ला को लड़ते हुए देखा होगा, तो गुरिल्ला पहले जब अपने दुश्मन की तरफ बढ़ता है बड़े धीरे धीरे बढ़ता है, चुपके बढ़ता है। अचानक वो दुश्मन पर अटैक कर देता है। और इसलिए माओ ने कहा था सीधी लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, दुश्मन को घेरा जाएगा। और माओ ने कहा था, जिस तरीके से सारे शहर गांवों से घिरे हुए हैं, वैसे सारे पूंजीवादी देशों के आसपास एशियाई अफ्रीकी देश हैं,
and once they will united, the revolution will be bring out in the entire world. पूरी दुनिया में साम्यवादी क्रांति ला दी जाएगी। और आप देखेंगे और चाइना में भी 1949 में कम्युनिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम स्थापित हो गया। अब आप बताइए, मार्क्स ने जो कहा दुनिया में वो लागू हुआ या लेनिन और माओ ने कहा वो लागू हुआ? पहला विचार ये है। तो सवाल ये है, जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ तो किसके विचारों का विघटन हुआ? अच्छा, मार्क्स का विचार कभी लगा क्या? तो कई बार लोग कहते हैं भाई आप तो कहते हैं मार्क्स से विचारों का डिसइंटीग्रेशन हो गया, मार्क्स का विचार तो लगा है। मार्क्स का विचार कितना ज्यादा चेंज होता चला गया। अब हम देखें कि मार्क्सवाद में जो कहा गया उसका पॉलिटिकल सिस्टम में प्रयोग कैसे हुआ और क्या उसमें खामी आई, क्यों मार्क्सवाद में प्रॉब्लम आई। अभी तो हमने मार्क्सवाद की विचारधारा देख ली। यानी फिर अगर हम मार्क्सवाद की पूरी विचारधारा को फिर आपको याद दिला दें और इसको उदारवाद से भी कंपेयर कर लेंगे तो मार्क्सवादी समाज की व्याख्या कैसे करते हैं? समाज क्लास में बटा हुआ है। राज्य की व्याख्या कैसे करते हैं? हर चीज को देखने का अल्टरनेटिव तरीका भी हो सकता है। राज्य की व्याख्या कैसे करते हैं? राज्य शोषण की मशीनरी है और एक क्लास के हितों को रिप्रेजेंट करता है। समाज का परिवर्तन कैसे होगा? वर्ग संघर्ष से। समाज की मूल संचालक शक्ति क्या है? इकोनॉमिक फोर्सेस। ईश्वर, आत्मा, परमात्मा ये सब चीजें नहीं होती। अच्छा, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा तो विचार होते हैं और मार्क्स इसको मानता था आर्थिक और भौतिक परिस्थितियों को। भाई मार्क्स का सारांश यही तो है। और दूसरी बात है, यानी किसी भी चीज को, अब मान हमने पूरा मार्क्स पढ़ा, उसने क्या कर दिया, मार्क्स के समाज की समझ क्या है? आपको लगे यार तो समाज की समझ सर ने बताया इन्हें, शब्द ही हमें रिफेर कर रहे हैं। अब देखिए, अब एक खास तौर पे देखिए, अब मान लीजिए कभी आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि मार्क्सवादी समाज के परिवर्तन का तरीका क्या है, तो संवैधानिक है या क्रांतिकारी है? क्रांतिकारी। क्योंकि उदारवाद और मार्क्सवाद में एक बेसिक डिफरेंस आ जाता है। उदारवादी मानते हैं कि समाज में अनेक हित हैं, और इन हितों के बीच समन्वय, सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है, एंड दैट एजेंसी इज स्टेट। तो देयर इज अ डिफरेंट इंटरेस्ट परसिस्ट इन सोसाइटी एंड देयरफॉर द बेसिक टास्क ऑफ स्टेट इज अ रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये उदारवादी चिंतन है। मार्क्सवादी ऐसा नहीं मानते। मार्क्सवादी कहते हैं संघर्ष ऐसा है जिसका समाधान नहीं होगा, विनाश होगा। और मूल कारण क्या है? कैपिटलिज्म। जबकि उदारवादी आप देखेंगे, उदारवादी पूंजीवाद, इकोनॉमी बहुत बात नहीं करते, बल्कि तो मानते हैं नहीं नहीं अच्छी बात है, बाजार सबसे बेस्ट मैकेनिज्म है, सबके लिए फायदेमंद है, बाजार सबके लिए फायदेमंद है। और मार्क्स ने कहा यही समस्या की मूल जड़ है। तो चिंतन में अंतर है, इकोनॉमिक चिंतन को लेकर, सोसाइटी को लेकर, स्टेट को लेकर। तो कभी आप इस तरीके से चीजों को लिख सकते हैं, देख सकते हैं। ये स्पष्ट है। अब जरा हम देखें कि मार्क्स का पॉलिटिकल सिस्टम कैसे बना। मार्क्स का पॉलिटिकल सिस्टम देखिए, फिर आपको बता दें कि मार्क्स की राजनीतिक व्यवस्था कैसी बनी। तो अब जरा शॉर्ट में फिर कल वाली बात को संक्षेप में कंक्लूजन दे दें तो मार्क्सिज्म में समाज को क्या माना जाता है? सोसाइटी प्राइमरी है, लेकिन सोसाइटी क्या माना जाता है? क्लास डिवाइडेड, बुर्जुआजियन, प्रोलेटरिएट। स्टेट को क्या माना जाता है? एक्सप्लॉयटेशन, एजेंसी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। इसलिए कभी भी मार्क्सवादी लिटरेचर में कल्याणकारी राज्य की बात आएगी ही नहीं। मार्क्सवादी लिटरेचर में कल्याणकारी राज्य की बात नहीं आएगी। समाज कैसा है? वर्ग में बटा हुआ, और इन वर्गों का दो ही वर्ग हैं, अपोजिट हैं, तो समाधान नहीं हो सकता। क्रांति से ही मामला हटेगा। राज्य को ऐसा मानते। दूसरा, इनके हिसाब से सोशल चेंज कैसे होना चाहिए? रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी। क्रांतिकारी सोशल चेंज होगा। चौथा, इकोनॉमिक सिस्टम में की क्या बात मानते हैं? डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिज्म। इनकी इकोनॉमिक व्याख्या क्या है? पूंजीवाद का विनाश।
पूंजीवाद का विनाश। और आप याद रखिए, और चूंकि सोसाइटी जो इकोनॉमिक बेस को मूल मानते हैं, इसलिए इनका जो मूल आधार है, इनका जो मूल आधार है, ये धर्म विचारधारा, कल्चर, इन सबको मार्क्सिस्ट बहुत प्रेफर नहीं करते। मार्क्स ने नहीं किया है। इसका मतलब है लेनिन, माओ, मार्क्स में अंतर हो सकता है स्ट्रेटेजी में। जो बात ध्यान रखने की है, लेनिन, मार्क्स और माओ में जो डिफरेंसेस है, दैट इज ऑफ ओनली ऑफ स्ट्रेटेजी ऑफ रेवोल्यूशन। वो क्रांति की रणनीति को लेकर अंतर है, मूल वैचारिक आधार अलग नहीं है। भाई जितने मार्क्सवादी हैं उनका मूल वैचारिक आधार अलग हो ही नहीं सकता। और सच मानिए, इसलिए मार्क्सवादी क्या है, रेवोल्यूशन का मतलब होता है दे आर नॉट स्टेटस कोइस्ट, दे वांट टू रीस्ट्रक्चर द सोसाइटी, रीस्ट्रक्चर द इकोनॉमिक सिस्टम। और इसलिए वो मानते हैं कोई भी चेंज समाज का पॉलिटिकल होगा, इकोनॉमिक इकोनॉमिक चेंजेस की, नॉट पॉलिटिकल। आप राजनीतिक परिवर्तन से कई चीजें आप नहीं हल कर सकते। यही तो मार्क्सिज्म का सारांश है। इसे आप देखेंगे, जितना भी अंतर आपको दिखा मार्क्स में, लेनिन में, माओ में, वो केवल क्रांति की रणनीति का अंतर है, बाकी अंतर आपको नहीं दिखेगा। अब जरा देखिए, अब ये मार्क्स का विचार है। अब इस आधार पर देखा जाए तो मार्क्सिस्ट विचारधारा मानववादी आपको दिखेगी कि मानव मुक्ति की बात करती है। मार्क्सिस्ट विचारधारा आपको प्रोग्रेसिव दिखेगी, भविष्य में साम्यवाद की बात करती है। मार्क्सवादी विचार इसलिए कहा भी जाता है, मार्क्सवादी विचारधारा का एक बड़ा ह्यूमनिस्ट मॉरल डायमेंशन है। भाई जो भी समाज में गरीबी, विषमता को दूर करने की बात करेगा, मॉरल डायमेंशन आएगा। अब जरा दूसरी बात देखिए, पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में कैसे आया। विचारधारा तो ये है मार्क्सवाद की। अब जरा देखें, ये मार्क्सिज्म पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में कैसे बना। हाउ दिस मार्क्सिज्म केम इनटू प्रैक्टिस एज अ फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। इसका मतलब है रसिया में, चाइना में, क्यूबा में, नॉर्थ कोरिया में जो राज्य सरकार का निर्माण हुआ, तो वो राज्य सरकार कैसी थी। यद्यपि उनका मूल उद्देश्य था कि राज्य सरकार होगा ही नहीं, ये साम्यवाद की बात करते थे, लेकिन वैसा तो आज कहीं हो नहीं पाया। इसे जरा देखें, व्यवहार में जो उनका पॉलिटिकल सिस्टम लगा उसका नेचर क्या था। अब देखेंगे जो व्यवहार में इनका पॉलिटिकल सिस्टम लगा वो कैसा था। पहला, वन पार्टी गवर्नमेंट, ओनली कम्युनिस्ट पार्टी वॉज अलाउड। इनका जो शासन था दैट वाज मेयरली वन पार्टी गवर्नमेंट, एक दल का शासन। इसका मतलब है, जबकि लोकतांत्रिक देशों में आप देखेंगे मल्टी पार्टी कॉम्पिटिशन होता है, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, बहुदलीय शासन, दैट वाज नेवर एक्सेप्टेड बाय मार्क्सिस्ट। एक दल का शासन होगा क्योंकि सारे समाज में हित एक है, एक ही दल का शासन होगा। दूसरी बात है, अब यद्यपि कहा जाता है एक दल का शासन, अब जरा सोच के देखिए, मार्क्सवादी चिंतन में शासन सर्वहारा का होना चाहिए या पार्टी का। सोवियत संघ का नाम देखिए, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। सोवियत का जो रशियन टर्म है मजदूर परिषद, काउंसिल ऑफ लेबरर्स, वर्कर्स, वर्किंग काउंसिल। अब बताइए क्या, अब देखिए विचार क्या था, शासन कैसा है। मार्क्स ने पार्टी की बात कभी की ही नहीं थी, मार्क्स नेवर स्पीक अबाउट पार्टी। लेनिन ने पार्टी की बात की थी, और व्यवहार में ऐसा हुआ कि सर्वहारा का शासन, मार्क्स ने कहा था सर्वहारा का शासन होगा।
लेनिन का नहीं भाई पार्टी का शासन होगा। स्टालिन तक आते आते व्यक्ति का शासन हो गया और कहा जाता है कि व्यक्ति पूजा बढ़ गई। शासन अगर व्यक्ति पूजा का, देखिए विचार, शासन में विचार होना चाहिए, संस्थाएं होनी चाहिए, नीतियां होनी चाहिए। अगर व्यक्ति पूजा हमने अपना ली, ऐसा लगता है कि शासन तार्किक नहीं होगा, सत्ता का दुरुपयोग होगा। तो साम्यवादी शासन में विकृति आई। मार्क्सवादी विचारधारा तो अपने आप में बड़ी मानववादी विचारधारा है। और आप इधर सोच के देखिए, शासन व्यवस्था में विकृति से यह कह देना कि मार्क्सवाद ठीक नहीं है, अब गांधीवाद अगर हम प्रयोग नहीं कर पाए तो गांधीवाद अप्रासंगिक हो गया। अब ये हमारी समस्या है, हम प्रयोग नहीं कर पाए, या गांधी की समस्या है? कैसा विचार दिया उन्होंने? अगर किसी ने, गांधी ने कहा कि मानव सत्य अहिंसा का जीवन जीना चाहिए, दोस्तों इससे अच्छा विचार क्या हो सकता है? सत्य अहिंसा का जीवन जीना चाहिए, व्यवहारिक नहीं है तो बदलो अपने आप को। अच्छा, हमने मजाक किया, लेकिन ये बदलेंगे क्यों दोस्तों? बदलने से क्या मिलेगा अच्छी दुनिया में? सत्य अहिंसा से जिएंगे, जीने नहीं दिया जाएगा दोस्तों, कोई जीने नहीं देगा। लेकिन सवाल है, अब देखिए, सर्वहारा वर्ग का शासन वर्किंग क्लास का शासन बन गया, पार्टी का शासन, पार्टी का शासन बन गया व्यक्ति का शासन। और स्टालिन ने तो दोस्तों ने विचार की बात की, ने विमर्श की बात की। स्टालिन वॉज ए कम्युनिस्ट और इट वॉज मोर लाइक डिक्टेटर। तो सवाल यह है, मार्क्स बाबा ने तो ये कहा था दोस्तों, सब समान होंगे, किसी का किसी पर शासन नहीं होगा, सब आजाद होंगे। ये शासन तो मार्क्स की कल्पना थी या कुछ अलग थी? मार्क्स ने तो ऐसा रोमांटिक बात कही दोस्तों कि हमारा कोई शासक ही नहीं होगा। स्टालिन के समय तो ऐसा रसिया में नहीं था। अच्छा, दूसरी बात आप देखेंगे, और ये एग्जाम्पल अभी मार्क्सवादी शासन की विसंगत देखना होता तो हांगकांग का मूवमेंट अभी आप देख लीजिए, 21वीं शताब्दी है और हांगकांग क्या है? ग्लोबल सिटी है, उदारवादी जीवन वहां लोग जी चुके हैं। मार्क्सवादी अपना विचार थोपना चाहते हैं, युवा इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। दैट इज द 21st सेंचुरी। आप शासन ऐसे नहीं कर सकते कि दबा देंगे। आज बच्चों को आप दबा देंगे, बच्चों की बात सुननी पड़ेगी। तो वन पार्टी गवर्नमेंट पहला, राज्य का स्टेट कंट्रोल ओवर इकोनॉमी, राज्य का पूरा नियंत्रण अर्थव्यवस्था पर। राज्य ने अर्थव्यवस्था पर पूरा नियंत्रण कर लिया। रेसिडेंशियल स्टेट में तो ईच एंड एवरी सेगमेंट ऑफ लाइफ वॉज कंट्रोल्ड बाय दिस स्टेट। इसे कई बार हम समाजवाद और मार्क्सवाद को एक और भी नाम देते हैं, कलेक्टिविज्म, जिसपे समूह का ही नियंत्रण हो, समाज का नियंत्रण हो, इसलिए इसको कई बार कहा जाता है कलेक्टिविज्म। समूह का नियंत्रण होगा, समाज का नियंत्रण होगा, पूरे राज्य का, पूरी इकोनॉमी पर नियंत्रण होगा, उत्पादन, वितरण, सब पे नियंत्रण होगा राज्य का। दूसरा, एंटायर मीडिया प्रेस वॉज कंट्रोल्ड बाय स्टेट। मीडिया और प्रेस पूरा राज्य के द्वारा नियंत्रित था। जो सरकार कहेगी वही लोग सुनेंगे, जो सरकार कहेगी वही लोग सुनेंगे। यानी सरकार के खिलाफ बोलने का मतलब साम्यवाद के खिलाफ बोलना। स्पीकिंग एज गवर्नमेंट मीन्स स्पीकिंग अगेंस्ट द कम्युनिज्म, एंड स्पीकिंग अगेंस्ट कम्युनिज्म इज इक्वल टू डेथ पेनल्टी। लोगों को बोलने से मना कर दिया गया। पूरा प्रेस पर, मीडिया पे बाकायदा राज्य का नियंत्रण। राज्य ने धर्म पर, चर्च के दरवाजे बंद कर दिए गए। इवन रिलीजन वॉज ऑल्सो सप्रेस्ड। रसिया में तो बाकायदा चर्च का दरवाजा बंद कर दिया गया। राज्य ने अर्थव्यवस्था को नियंत्रित कर लिया, यहां तक कि स्कूल एंड कॉलेज ऑल वेर रेगुलेटेड बाय द स्टेट। यानी राज्य के
बाहर आपके जीवन की कोई कल्पना थी ही नहीं, राज्य के बाहर कोई जीवन कल्पना नहीं थी। अब आप बताइए, अब इसकी दो व्याख्या होगी। अब जब राज्य ही सब कुछ करेगा तो लोग कहते हैं इट इज अ साइन ऑफ टोटलिटेरियन स्टेट, ये सर्वाधिकारवादी राज्य हो गया। तो लोग कहते हैं, एक बात बताते हैं कि सर्वाधिकारवादी इस राज्य का नाम दिया जाता है टोटलिटेरियन, सर्वाधिकारवादी। एक बात याद रखिए, अथॉरिटेरियन स्टेट से अलग होता है। जैसे कई बार अधिनायकवादी, अधिनायकवादी का मतलब है कि राजा शक्तिशाली होगा, शासन लोकतंत्र से नहीं होगा, लेकिन राजा व्यक्ति के हर जीवन पर नियंत्रण नहीं करेगा। अब बताइए, जो हमारे यहाँ पहले राजा महाराजाओं का शासन था वो अधिनायक थे, सर्वाधिकारवादी थे, देवर अथॉरिटेरियन, क्योंकि उनका एक बात से मतलब होता था कि हमारे खिलाफ कोई विद्रोह करेगा तो पिटेगा, बाकी क्या धर्म अपनाए, रीति रिवाज अपनाए, कपड़े पहने, उसका राजा से नियंत्रण नहीं था। और जब राज्य का नियंत्रण जीवन के हर पक्ष पर, सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, हर पक्ष पर हो जाए तो दैट इज नोन एज अ टोटलिटेरियन स्टेट एंड दैट इज वेरी सरप्राइजिंग। और अब बताइए, और जब राज्य इतना भारी भरकम हो जाएगा तो व्यक्तियों की स्वतंत्रता मिलेगी, अधिकार रहेगा? नहीं रहेगा। लेकिन अगर मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से देखेंगे, वो कहेंगे कि कौन सा अधिकार चाहिए, कौन सी स्वतंत्रता चाहिए? सभी को निःशुल्क शिक्षा, सभी को स्वास्थ्य, सभी को रोटी कपड़ा मकान, ये सारी सुविधाएं लेंगे या बोल बच्चन की आजादी? इसे याद रखिए, जब लोग कहते हैं कि मार्क्सिस्ट स्टेट इज अ टोटलिटेरियन स्टेट, तो लोगों ने कहा कि नहीं, सोवियत संघ का राज्य बहुत बेकार था, स्टालिन बड़ा खौफनाक शासक था, स्टालिन बड़ा ही क्रूअल, ही वॉज वेरी क्रूअल रूलर। तो लोगों ने कहा, अरे भाई, ये तो पूंजीपतियों के द्वारा इस राज्य का किया गया विरोध है। जाके जरा देखिए रूस में कितनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटी थी, कैसे आम आम लोगों को सुविधाएं मिली, हर व्यक्ति को निःशुल्क शिक्षा, चिकित्सा, ये सब सुविधाएं मिली। अब बताइए आपको क्या चाहिए? तो अब बताइए, ऐसे राज्य में स्वतंत्रता का हनन था या सही में स्वतंत्रता मिली? ये बताइए, जो हमारे यहाँ गरीब हैं, रिक्शा चालक हैं, झुग्गी झोपड़ी में समाज में बहुमत गरीब है, अमीर है, गरीब को क्या चाहिए? व्हाट्सएप पे लिखना चाहिए, मांगता है, या फेसबुक पे पोस्ट करना मैसेज? ये सब पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों की बेकार की बातें हैं। ट्विटर हैंडल, मतलब लोग ये वाला हैंडल समझते हैं, ट्विटर हैंडल। बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें, रोटी कपड़ा मकान की बात करिए, ट्विटर हैंडल पकड़ा रहे हैं। हमें हैंडल नहीं चाहिए, मुफ्त में शिक्षा चाहिए। बिहार में लोग मर गए, ट्विटर हैंडल पकड़ो, पकड़ो ट्विटर हैंडल। और चुनाव हो गया तो जो उदारवादी कहते हैं ये लोकतंत्र नहीं है, यहाँ चुनाव नहीं है, चयन नहीं है। किसका चयन करेंगे? जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, किसका चयन करेंगे? बिहार भी पूरे देश में जश्न मनाया गया, बिहार में एनडीए जीत गई, एनडीए जीत गई। लोगों को जितवाना है सरकार को। और यहाँ देश में प्रोटेम स्पीकर बन रहा है, प्रोटेम स्पीकर, और देश में हाहाकार मचा हुआ है। ये बुर्जुआवादी चिंतन है। याद रखिए, ये सर्वहारा वर्ग का राज्य है या श्रमिकों का राज्य है? ये स्वतंत्रता का विरोधी है या मानवता का रक्षक है? याद रखिए, उदारवादी व्याख्या इसकी अलग है। अब देखिए, हम मार्क्सवाद पढ़ेंगे तो मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से देखें, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से देखिए। और रसिया में दोस्तों कमाल हो गया, आपको सच बताएं, रसियन समाजवाद था दोस्तों, इट वाज अ रोमांटिक ड्रीम। मैं सच पूछिए, पूरी दुनिया से लोग रसिया को देखने जाया करते थे, उसमें नेहरू जैसे लोग भी गए देखने। और रसिया में जब ये साम्यवादी शासन लगा तो सरकार के कर्मचारी, पूंजीवादी शासन, कितना बुरा हाल है दोस्तों, मैं क्या बताऊं आपको। शिक्षा से लेके, स्वास्थ्य की सुविधा से लेके, इतनी विषमता है इस राज्य में। अब आप देखेंगे डीपीएस जैसे 5 स्टार स्कूल दिल्ली में चल रहे हैं, जब गांव के मैं स्कूल देखता हूं तो कहते हैं यार यही लोकतंत्र है इस देश में।
गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं, थैंक्स टू झोला छाप डॉक्टर्स। कम से कम लोगों को बचाए तो हुए हैं कम से कम। अरे गोली फोली 5-6 भले दे देंगे, साइड इफेक्ट हो जाए, जीवन तो बच गया। ऐसा हिंदुस्तान है दोस्तों, और हम लोकतंत्र का जश्न मना रहे हैं। या रसिया को आप देखिए, रसिया में तो ऐसा सिस्टम था कि जब कोई व्यक्ति बीमार हो गया तो तुरंत जाकर हॉस्पिटल में लेट जाता था। ट्रीटमेंट की पूरी जिम्मेदारी राज्य की, फ्री ऑफ कॉस्ट, चिंता की बात नहीं है। बेरोजगार व्यक्ति जब मास्को पहुंचता था, उसे पूछा जाता था आप क्या करते हैं, तो सर कुछ नहीं करते, फ्री ऑफ कॉस्ट रहो, जब तक तुम्हें नौकरी न मिले कोई किराया नहीं देना है। दैट वॉज रोमांटिक सिस्टम, रियल सिस्टम। राज्य कर्मचारी आते थे, लोग दरवाजा खटखटाते थे, आपका बच्चा कितने साल का है, उनका 5 साल का है, उनका दीजिए, पढ़वाना है इसको। पढ़ाना राज्य की जिम्मेदारी, शिक्षा देना राज्य की जिम्मेदारी, स्वास्थ्य सुविधा राज्य की जिम्मेदारी। दोस्तों, ऐसे शासन को हम सर्वाधिकारवाद कहेंगे? ऐसे शासन को हम स्वतंत्रता का हनन करने वाला कहेंगे? हमारी आंख में रतौंधी तो नहीं हो गई है? दोस्तों, इट अपियर्स दैट वी आर ब्लाइंडेड। और सच पूछिए, अरे साम्यवादियों ने दोस्तों कितना एक ऐसा विकल्प का विचार दिया, राज्य ऐसा भी हो सकता है। हाँ, ये बात है, उन्होंने चुनाव नहीं करवाया, 5 साल में चुनाव नहीं करवाया, यहाँ चुनाव आयोग नहीं था, सच बात है, 36 पार्टी नहीं थी। इसलिए अब आप क्या कहेंगे, नहीं नहीं यह लोकतांत्रिक शासन था। अब बताइए दोस्तों, लोकतंत्र में लोगों का शासन होता है और ये सर्वहारा का शासन था, तो सच पूछिए यही तो लोकतंत्र के ज्यादा निकट थे। बाकी हमारे यहाँ लोकतंत्र वाले क्या, चुनाव होता है, पार्टी बना सकते हैं, चुनाव कभी लड़के देख लीजिएगा। लोकसभा राज्यसभा का नहीं, विश्वविद्यालय का, पता चल जाएगा आपको। लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे दोस्तों, बेकार। चुनाव लड़ने के लिए पहले पार्टी फंड में 2-4 करोड़ रुपए दीजिए, 2-4 करोड़ रुपए दे और टिकट मिलेगा दोस्तों। उसके बाद चुनाव लड़ेंगे और क्या कहेंगे, समाज सेवा करने आए हैं। ओ माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल आइडिया ऑफ सोशल सर्विस। ओ माय गॉड, अरे 2-4 करोड़ रुपए मिल जाए, हरिद्वार में घर बना के, जय श्री राम, गंगा जी में डुबकी लगा के आराम से चुनाव लड़ेंगे हम। दोस्तों, बेगानी शादी में अब्दुल्ला, असली जो लोकतंत्र था। अब लोग यही चाइना के बारे में कहते, लोग कहते चाइना में लोकतंत्र नहीं, मानव अधिकार नहीं। अरे चाइना ने गरीबी से लोगों को निकाल लिया, इतनी बड़ी जनसंख्या को शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधा दे दी, हाईवे बना दिया। चाइना जाके देखिए दोस्तों, लग जाएगा कि वाकई ये तो विकसित देश है। चाइना में आपको कभी न्यूज ऐसे बीमारी से लोग मर गए, भुखमरी से मर गए? चाइना ने आज एकदम बदल दिया है चाइना को। अब बताइए, लोग कहते हैं चीन लोकतांत्रिक नहीं है, तो सवाल है लोक में लोक है या तंत्र को मानेंगे, किसको मानेंगे? इसे दोस्तों, इसके 2 व्याख्या है। उदारवादी बड़ी आलोचना करते हैं, ना ना स्वतंत्रता खराब, स्वतंत्रता खराब। अरे मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से देखिए दोस्तों, मार्क्सवादी कहे यही तो पहली बार लोकतंत्र आया, नहीं तो उसके पहले तंत्र था, लोक कहां था। इसलिए मार्क्सवादी कहते हैं पीपुल्स डेमोक्रेसी, लोगों का शासन होगा। आपका मानना क्या है, मार्क्सवादी व्याख्या ज्यादा सही है या उदारवादी? निर्णय आपके हाथ में दोस्तों, इसको लिखवाने की आवश्यकता तो नहीं है। अगला पॉइंट, लोकतंत्र खैर में अलग से पढ़ना है, लोकतंत्र में अलग से पढ़ना है। अब ये रसिया में लग गया है, चाइना में लग गया। अब देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक्चुअली क्या हुआ, साम्यवाद लग गया। एक तरफ पूंजीवाद था, एक तरफ उदारवादी शासन था, दूसरे मार्क्सवादी शासन था। अब जरा देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, साम्यवाद का व्यवहारिक प्रसार कैसे हुआ। अगला, इसको हटा दें। और ये कम्युनिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम रसिया में था, यूएसएसआर, चाइना, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया,
वियतनाम, इन सब जगहों पे था। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ। अच्छा, आपको याद रखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एशियाई देश, अफ्रीकी देश उपनिवेशवाद से आजाद हो रहे थे और उन्हें भी जल्दी जल्दी विकास चाहिए था। तो उनके लिए रशियन मॉडल ज्यादा अच्छा दिखने वाला था या अमेरिकन और यूरोपीय? रशियन। याद रखिए, विकासशील देशों में आजादी की बात बाद में थी, पहले रोटी कपड़ा मकान का मुद्दा था। और रसिया का डेवलपमेंट स्टालिन ने 5 वर्षीय योजनाओं के द्वारा 20 साल में किया था। रसिया ने जितनी तेज आर्थिक विकास का मॉडल दर्ज किया था, वैसा दुनिया में अनपैरेलल था। और सच पूछे, वही का कमाल आज चाइना ने कर रखा है। और अगर हम आपको फिर बता दिए, चाइना ने टारगेट 2049 का रखा है कि अमेरिका को पीछे कर देगा। अगर उसने अमेरिका को पीछे कर दिया तो क्या पूरी दुनिया इस बात के लिए बाध्य नहीं होगी कि चाइना के डेवलपमेंट के मॉडल को क्यों न अपनाया जाए? भाई, अमेरिका और यूरोप का वैचारिक प्रभाव क्यों बना हुआ है? 300 सालों से इन्हीं ने शासन कर रखा है। लेकिन आप याद रखिए, जब मार्क्स का ऐसा तूफान आया था, मार्क्स दोस्तों व्यक्ति ही था, तूफान था, क्रांति थी, आंधी थी। यानी कहा भी जाता है पूरी दुनिया में एक व्यक्ति ने जितना इतिहास समाज को प्रभावित किया, उतना किसी दूसरे ने नहीं किया। उसका नाम कोई और नहीं, केवल मार्क्स था। जितना उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया एक व्यक्ति ने। और लोग कहते हैं कि व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, अकेला चना कड़ाही ही फोड़ देता है, भार तो फोड़ेगा ही। और अब जरा सोच के देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ। जब इस साम्यवाद का मॉडल देखा तो फिर यूरोपियंस ने उसका नया विकल्प ढूंढना शुरू किया। और नया विकल्प कैसे आया? लोकतांत्रिक समाजवाद। अगला हेडिंग, लोकतांत्रिक समाजवाद। या ब्रैकेट में लिख सकते हैं फेबियनवाद। फेबियनवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और फेबियनिज्म, FABIAN, लोकतांत्रिक समाजवाद, फेबियन समाजवाद या विकासवादी समाजवाद, एवोल्यूशनरी सोशलिज्म। विकासवादी समाजवाद, फेबियन समाजवाद या लोकतांत्रिक समाजवाद। आपको मैं याद दिला दें, मार्क्स ने जिस तरीके से समाज के परिवर्तन की बात कही, उस पर कुछ लोगों को आपत्ति थी, अंग्रेजों को तो बिल्कुल। कहा जाता है कि मार्क्स से बाद एक मार्क्सवाद का विकास हुआ और मार्क्स से बाद एक समाजवाद का विकास हुआ। मार्क्स ने जो कहा, इसका इतना प्रभाव आया और 2 देश तो पहले प्रभावित हो गए, इंग्लैंड और जर्मनी। इंग्लैंड में मार्क्स ने खुद लिखा भी था। और इंग्लैंड के लोगों ने जब देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूंजीवाद की तमाम खामियां हैं और 1930s में इकोनॉमिक रिसेशन आ गया, और जैसे 1930s में इकोनॉमिक रिसेशन आया, तब ये लगने लगा कि ना, ये तो जो बाजारवादी मॉडल है सही नहीं है। और एक तरफ इकोनॉमिक रिसेशन इधर और दूसरी तरफ रसिया का इकोनॉमिक मॉडल सरपट आगे बढ़ रहा था। इसलिए इंग्लैंड के बुद्धिजीवी, तमाम बुद्धिजीवी थे, वो इस बात पे विचार करने लगे, नहीं भाई, हमें समाजवाद की दिशा में तो आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें समाजवाद दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये जो मार्क्स ने कहा, उस तरीका हमारा वो नहीं होगा, समाजवाद तो हम अपनाएंगे। तो आप देखेंगे, अब इसी के 3 नाम हैं। आप लोकतांत्रिक समाजवाद कर लीजिए, फेबियनवाद कर लीजिए, विकासवादी समाजवाद कर लीजिए। कारण हम बता देंगे 3 नाम क्यों यूज किए गए। तो जो फेबियंस थे, जो सोशलिस्ट थे, इंग्लैंड के लोग थे, बुद्धिजीवी थे, पहला वर्कर्स नहीं थे, पढ़े लिखे लोग थे,
प्रोफेसर थे, कवि थे यूनिवर्सिटी में, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, एनी बेसेंट, विट्री वेब, सिडनी वेब, ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग थे। इन लोगों ने कहा कि देखिए भाई, मार्क्स ने जो कहा है अधूरा सच है। अब आप देखेंगे, जब समाजवादियों की व्याख्या, एक समाज की व्याख्या कैसे, राज्य की व्याख्या, सब सोशल चेंज, तीनों में इनका अंतर आ गया। अब जैसे देखिए, पहला, समाजवादी या समाजवादियों ने समाज की व्याख्या की कैसे की? पहली, समाजवादियों का पहला हेडिंग है, इनकी सामाजिक व्याख्या कैसे है, समाजवादियों की समाज की व्याख्या कैसी है। एनालिसिस ऑफ सोसाइटी, समाजवादी समाज की व्याख्या कैसी करते हैं? तो पहला, इन्होंने माना कि समाज दो विरोधी वर्गों में विभाजित नहीं होता। सोसाइटी इज नॉट डिवाइडेड इनटू अपोजिट क्लासेस। समाज दो विरोधी वर्गों में विभाजित नहीं होता, अपितु समाज में अनेक समूहों का अस्तित्व होता है। Even various groups exist in society. अपितु समाज में अनेक समूहों का अस्तित्व होता है। तो पहली व्याख्या क्या हो गई? मार्क्सिस्ट कहते हैं समाज में दो अपोजिट क्लासेस होते हैं। कहते नहीं, समाज में अनेक समूह है, और अनेक समूह कैसे हैं? कोई धार्मिक होगा, सांस्कृतिक होगा, छात्रों का होगा, किसान, व्यवसायी, सब अनेक ग्रुप्स हैं। और ऐसा भी नहीं कि हर ग्रुप से बिल्कुल संघर्ष वाला रिलेशन है, नहीं। दूसरी बात, राज्य क्या है? दूसरी व्याख्या, राज्य कैसा है? इन्होंने राज्य के विनाश के बजाय राज्य के विनाश के बजाय लोकतांत्रिक राज्य का समर्थन किया। दे आर इन सपोर्ट ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट। लोकतांत्रिक राज्य का समर्थन किया, और इनके अनुसार समाजवाद लोकतंत्र का शिशु है। अंडरलाइन, इनके अनुसार समाजवाद लोकतंत्र का शिशु है। सोशलिज्म इज ए चाइल्ड ऑफ डेमोक्रेसी। इनके अनुसार समाजवाद लोकतंत्र का शिशु है। ये बात बड़ी ध्यान में रखने की है। अच्छा, ये बताइए कैसे हो सकता है? समाजवाद लोकतंत्र का बच्चा कैसे हो सकता है? यानी लोकतंत्र कौन है? पिता। समाजवाद क्या है? बच्चा। ये कैसे? तेजी से बोलिए तो तुम्हें समझ आएगा। क्या? तो फिर समाजवाद कैसे आ जाएगा? बात है, और स्पेसिफिकली अब बताएंगे। बात तो आपने सही कहा, देखिए, और आपकी बात का विस्तार कर दें। और आपकी बात का विस्तार का मतलब यह है, लोकतंत्र में सही इन्होंने बात कही। लोकतंत्र में समाज में गरीब ज्यादा है, अमीर? बहुमत में कौन है? गरीब। लोकतंत्र किसकी शासन की बात करता है? बहुमत।
तो लोकतंत्र में नहीं बहुमत लोगों का शासन आ जाएगा, और जब बहुमत का शासन आएगा तो भूमि सुधार होगा या नहीं होगा, SC/ST एक्ट बनेगा नहीं बनेगा, जमींदारी हटेगी या नहीं हटेगी। अच्छा बताइए, भारत में समाजवाद आया क्रांति से या शांति से? इसका मतलब है समाजवाद के लिए राज्य का विनाश करना है या राज्य आवश्यक है? कैसे आवश्यक है, मैं बता दिया। अब जरा सोच के देखिए, भारत में जितना परिवर्तन 1970 सालों में हुआ है, 70 सालों में राज्य ने जो कानून बनाया है वो पिछड़े वर्गों को उत्थान के बारे में है या नहीं है, महिलाओं को उत्थान के बारे में है या नहीं है? यही लोकतंत्र का स्वभाव है। इसलिए इन लोगों ने कहा राज्य को लोकतांत्रिक बना दीजिए, लोकतंत्र को आगे बढ़ाइए, समाजवाद तो अपने आप चलता चला जाएगा। और यूरोप में तो ऐसा ही हुआ। आप देखेंगे यूरोपीय समाज काफी समतामूलक है। पूरी दुनिया में आप देखेंगे ज्यादातर समता आपको यूरोप में दिखती है, और यूरोप में हर राज्य ने डेमोक्रेटिक तरीके का प्रयोग किया। बात को दूसरे शब्दों में कह दें, राज्य ने आखिर में समाजवाद कैसे पैदा किया? प्रगतिशील करारोपण लगा के, पहला प्रगतिशील करारोपण लगा के, कल्याणकारी उपायों को अपनाकर, उद्यमों पर नियंत्रण करके। आपको याद है? आप कहेंगे ओ माय गॉड, अच्छा ये तो कल्याणकारी राज्य है। सच में कल्याणकारी राज्य तो है, लेकिन आप याद रखिए, यानी व्यवहार में समाजवादी राज्य और कल्याणकारी राज्य में अंतर करना बड़ा मुश्किल है। सिद्धांत में अंतर कर सकते हैं, लेकिन सिद्धांत में अंतर आप कर सकते हैं। आपको लगता नहीं व्यवहार में जो कल्याणकारी राज्य है उसी के बाद लोकतांत्रिक समाजवाद करता है? अंतर सिद्धांत में कैसे कर सकते हैं? क्योंकि समाजवाद में समाज की प्राथमिकता होती है, उदारवाद में व्यक्ति की। कल्याणकारी राज्य उदारवाद की देन है, समाजवाद की? उदारवाद का विस्तार है। तो कहा भी जाता है कि समाजवाद उदारवाद आपस में मिले तो इसी का परिणाम क्या है? कल्याणकारी राज्य। इसलिए फिर आपको यह दिला दें, यह पूछा कभी नहीं जाएगा आपसे, वैचारिक स्तर पर, सैद्धांतिक स्तर पर थ्योरेटिकली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेलफेयर स्टेट एंड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। और ये वेलफेयर स्टेट और लोकतांत्रिक समाजवाद के भी सैद्धांतिक अंतर क्या है? वेलफेयर स्टेट उदारवाद का पार्ट है जो हमेशा व्यक्ति को प्राथमिकता मानता है, जबकि लोकतांत्रिक समाजवाद समाज की बात करता है। वेलफेयर स्टेट में राज्य का अर्थव्यवस्था पे नियंत्रण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, समाजवाद में होगा ही होगा। तो ये सैद्धांतिक अंतर है। व्यवहारिक में दोनों एक जैसे आगे। आप कल्याणकारी राज्य कहिए, सब लोकतांत्रिक समाजवाद कहिए, बात एक ही है। तीसरा, सोशल चेंज। तो अब बताइए, इनके हिसाब से राज्य शोषण की मशीन है या भलाई का तरीका है? कल्याणकारी इंस्ट्रूमेंट, सभी की भलाई करता है। अच्छा, राज्य सभी का ध्यान देता है केवल पूंजीपतियों का? बदल गया कि नहीं मामला? अगला पॉइंट, सामाजिक परिवर्तन कैसे होगा? अगला, सामाजिक परिवर्तन शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक रूप में होगा। सामाजिक परिवर्तन शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक रूप में होगा। यानी व्हाट इज मीन टू अटेन द सोशल चेंज? डेमोक्रेटिक, पीसफुल, कॉन्स्टिट्यूशनल। संवैधानिक होगा, शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक, ऐसे समाज का परिवर्तन होगा। यानी हिंसा की आवश्यकता है, शांतिपूर्ण। और दोस्तों, हिंसा से समाज बदला हो न बदला हो इसकी गारंटी कम है, शांति से समाज बदल ही गया है। और अब देखेंगे, अगर शांति समाज बदलना है, विचारों का मत तो यह हिंसा का कैसे? अगला पॉइंट, इनके अनुसार
समाज के परिवर्तन के लिए लोगों के विचारों में परिवर्तन की आवश्यकता है। Even the change in ideas is inevitable for social change. समाज में परिवर्तन के लिए लोगों के विचारों में परिवर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि व्यक्ति स्वभाव से नैतिक होता है। Because individual is moral. व्यक्ति स्वभाव से नैतिक होता है। एक बात याद रखिए, नैतिक व्यक्ति का मतलब है, अब देखिए कैसे परिवर्तन किया जाएगा? विचार से, और विचार से परिवर्तन कैसे किया जाएगा? इसलिए आप याद रखिए, जो फेबियन सोसाइटी थी, इंग्लैंड में एक बुद्धिजीवियों का समाज बना था जिसका नाम था फेबियन सोसाइटी। वो एक पत्रिका का प्रकाशन करता था, फेबियस, और फेबियन कंकटेटर रोम के सेनापति का नाम था। फेबियन कंकटेटर वॉज जनरल ऑफ रोम, और फेबियन कंकटेटर ने एक वार का तरीका अपनाया था, और उसने कहा था कि कभी भी वार करिए, लड़ाई करिए, तो उसमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, क्रमिक रूप में आगे बढ़िए, सीधे सामना और सीधे लड़ाई मत करिए। और ये बात जब फेबियस कंकटेटर ने कही थी, इसी बात से फेबियन सोसाइटी ने सीखा। उन्होंने कहा जब सेना में क्रमिक परिवर्तन की नीति अपनाई जा सकती है, तो वाई दिस मेथड शुड नॉट बी अप्लाइड इन सोशल चेंज। और आप देखिए, समाज के क्रमिक परिवर्तन का तरीका क्या है? डेमोक्रेसी। अच्छा, डेमोक्रेसी में इंक्रीमेंटल चेंज होता है, रेडिकल चेंज नहीं होता। पार्लियामेंट का सेशन आएगा, 5 साल में 2 कानून बन जाएंगे, एक सेशन आएगा 3 कानून फिर बन गया। लगातार परिवर्तन कैसे होता है? होले होले। लोकतंत्र की रफ्तार बैलगाड़ी की होती है, ये फाइटर जेट की तरह नहीं चलता। फाइटर जेट के इसलिए दुर्घटना होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आपने कभी देखा दोस्तों बैलगाड़ी से दुर्घटना हुई हो? मैंने मूवी देखी था नदिया के पार, पूरी मूवी में बैलगाड़ी गांव से बाहर गई नहीं दोस्तों। और नदिया के पार मूवी देखे तो ऐसा लगता है आप बिल्कुल स्थिर हो गए, शांत हो गए हैं। आजकल की मूवी देखी तो हीरो जॉन अब्राहम, सलमान खान 200 की रफ्तार से कार और बाइक चला रहे हैं, तो आप में सनसनी पैदा हो जाती है, बेचैनी पैदा हो जाती है। खास फर्क है, इसे पुरानी चीज देखिए, बड़ा स्लो मूवमेंट चल, पहले हर चीज स्लो था, 5G का रफ्तार था नहीं। इसे समाज का परिवर्तन स्लोली स्लोली होना चाहिए या 5G की रफ्तार से? इसीलिए लोकतांत्रिक समाजवाद का नाम फेबियनवाद रखा गया, यही कारण है, बाकी और कोई अंतर नहीं है। अब फेबियनवाद कहिए, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहिए, क्योंकि जो लोग लोकतांत्रिक समाजवाद के विचार दे रहे थे वो फेबियन नामक व्यक्ति से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने ऐसा नाम रख दिया। और एक खास बात है, देखिए समाज का परिवर्तन मार्क्स क्या कहता था? वस्तुएं, भौतिक परिस्थितियां ये समाज को बदलेंगी। याद रखिए दोस्तों, हम विचारशील प्राणी हैं, भौतिकवादी प्राणी हैं, और हम नैतिक वैचारिक रूप में समाज कैसे बदल सकते हैं? अगर हमें दिख रहा है कि पड़ोस में समस्या है, गरीबी है, समाज में समस्या है, तो अगर हमारे विचार को कहा जाए तो लोग उसमें परिवर्तन करते हैं, डोनेशन देते हैं, ट्रस्ट चलाते हैं, चैरिटी चलाते हैं, ऐसा होता है। और सच मानिए, यही बात दोस्तों गांधी का करते थे, भारतीय समाज को बदलना है, दान को अपनाइए, अपने आप समाज बदल जाएगा। नक्सलवाद जितना समाज नहीं बदल पाया दोस्तों, उतना बहुत सारे दानवीरों ने समाज बदल दिया। दान और यही नैतिकता ही तो है भाई। अगर समाज में कोई गरीब, गांव में कोई गरीब है, तो यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, आप भी कोई तो कंट्रीब्यूशन करिए। आपके पास पैसा है तो अपने लिए, सबके लिए, उसमें सबका हिस्सा है। कौन कहा अपने लिए पूंजीवादी बैठा हुआ है? मैं मजाक किया भाई, ये चिंतन है।
अच्छा, हम एग्जाम्पल बताते हैं तो इसका मतलब मैंने बार बार कहा है, ऐसा कभी मत समझिए कि मैं ऐसा हूं या मैं ऐसा नहीं हूं। वे लोग गलत समझे कि अच्छा समाजवादी हो जी, मैं नहीं हूं। मैं से पूंजीवादी हूं नहीं हूं, मैं अपने बारे में मुझे थोड़ा बताना यार, भाई सीधी सी बात है। अगला पॉइंट, सोशल चेंज लिखिए अपने, सोशल चेंज पे लिख लिया। अगला, आर्थिक, इनका आर्थिक सिद्धांत क्या है? किसने बोला यार? क्या बताइए। अब देखिए, सवाल ये है, फिर वही बात आपकी सही है भाई कि समाज में व्यक्ति होता है तो जब कोई डिबेट होगा तो व्यक्ति की बात भी आई जाएगी उसमें। उदारवादी मानते हैं कि व्यक्ति तार्किक तो है, अपना भला जानता है, नैतिक कहना न कहना थोड़ा डिबेटेबल पॉइंट है उदारवाद के हिसाब से। यद्यप उसी में कुछ लोग बीच में आए जो लोग मानते भी थे कि ऐसा है या नहीं है। समाजवादी तो बिल्कुल ही मानते हैं, समाजवादी, मार्क्सवादी, गांधीवादी, इनका बेस आधार है कि ह्यूमन बीइंग और मॉरल, व्यक्ति अच्छा है स्वभाव से। उदारवादियों के बारे में कहना थोड़ा कठिन है, फांसीवाद के बारे में कहना और कठिन है। तो अलग अलग नजरिया है, अलग अलग तरीका है। अगला, समाजवादी की तरफ से, हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, समाजवादी कहते हैं कि व्यक्ति में खराबी नहीं है, व्यवस्था खराब है, और व्यवस्था का ऐसा प्रभाव हुआ समय से बदल गए। अगर सोच के गांव में व्यक्ति, यदि बात करना ये कि गांव में व्यक्ति अच्छा खरा बड़ा डाउटफुल है, लेकिन पहले लोग अच्छे हुआ करते थे परंपरागत समाज में। लेकिन जैसे जैसे भौतिकता आई, आधुनिकता आई, लोगों में थोड़ा स्वार्थ की प्रवृत्ति बढ़ी। समाजवादी मानते हैं व्यवस्था ने व्यक्ति बनाया, यही तो नजरिए का फर्क है। ये उदारवादी नजरिया है, व्यक्ति ने समाज बनाया। फिर उनका नजरिया तो बदलो अपना। मैं उदारवादी चिंतन क्या है? व्यक्ति ने समाज बनाया। समाजवादी चिंतन क्या है? समाज ने। इसमें क्या सही है क्या गलत है कहना कठिन है। तो दोनों में इसलिए कई विचारधारा है, सब में आंशिक सच्चाई है, आंशिक सच्चाई है। क्या लिखा आपने? हाँ, आर्थिक, लोकतांत्रिक समाजवादी, लोकतांत्रिक समाजवादी पूंजीवाद के सुधार के समर्थक हैं। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट आर लुकिंग फॉर रिफॉर्म इन कैपिटलिज्म। लोकतांत्रिक समाजवादी पूंजीवाद में सुधार के समर्थक हैं। विनाश नहीं, विनाश के समर्थक नहीं है। और इनका यह भी मानना है कि संपत्ति केवल मजदूरों, संपत्ति केवल मजदूरों के श्रम का परिणाम नहीं है जैसा मार्क्स मानता है। इनके अनुसार संपत्ति केवल मजदूरों के श्रम का परिणाम नहीं है। And property is not only the result of labor of proletariat, बल्कि संपत्ति समाज की देन है। But property is an outcome of entire society or community.
संपत्ति समाज की देन है। जबकि अब देखेंगे मार्क्स से चिंतन बार बार कहा जाता है कि संपत्ति का मतलब क्या है, ये व्यक्ति के श्रम है, संपत्ति जो श्रमिकों ने श्रम किया उसी संपत्ति बनी, उसी से संपत्ति है, ऐसा मार्क्स का मानना है। जबकि लोकतांत्रिक समाजवादी कहते हैं नहीं। अब देखिए समाज संपत्ति कैसे बढ़ाता है। अब मान लीजिएगा आपकी कोई जमीन है, वही किनारे से हाईवे निकल गया, आपकी उसी जमीन के दाम बढ़ गए। आप हो सकता है कि आप अपने घर के संसा हो, आपका घर महल जैसा हो, लेकिन यहाँ खोपचे में किराए पे रह रहे हैं, लेकिन आपके उस घर की कीमत उतनी नहीं है जितनी यहाँ पे खोपचे की है। स्वाभाविक रूप में संपत्ति का महत्व किसने बढ़ाया, समाज ने या संपत्ति ने, व्यक्ति ने। भाई जो जमीन जो घर बनवाने में कॉस्ट गांव में लगा, मोरलेस वही तो शहर में भी कॉस्ट है। उसके बावजूद शहर के मकान महंगे हैं, समाज ने बनाया। और सीधी सी बात है, अगर समाज संपत्ति बनाता है तो संपत्ति में हिस्सेदारी भी उसकी होनी चाहिए, तार्किकरण है। एक बात फर्क है, संपत्ति व्यक्ति की प्रतिभा और क्षमता की देन नहीं है, ये मत समझिए। समाजवादियों की बात एक ही है, लेकिन केवल श्रमिकों की भी देन नहीं है। उदारवादी क्या मानते हैं, संपत्ति व्यक्ति प्रतिभा और क्षमता की देन है। मार्क्स क्या कहता है, संपत्ति व्यक्ति की प्रतिभा क्षमता की नहीं है, बल्कि केवल श्रमिकों की देन है। समाजवादी कहते हैं पूरे समाज की देन है। इसमें श्रमिक पूंजीपति में ऐसा डिवीजन मत करो आप। इसलिए आप याद रखिए, इस वजह से जो इंग्लैंड में ये लोकतांत्रिक समाजवाद आया, और इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, संपत्ति पर राज्य का नियंत्रण होगा, तो ज्यादा से ज्यादा चीजों को राज्य के नियंत्रण में दे दिया गया और प्राइवेट इंडस्ट्री भी चलती रही। इसे लोकतांत्रिक समाजवादियों ने समानता स्थापित की, स्वतंत्रता को छीना नहीं, ये खास बात है। इसे लोकतांत्रिक समाजवादी, इट वॉज ए मिडिल पाथ, मिडिल पाथ था। पूंजीवाद, अच्छा ये बात सही में पूंजीवाद का विनाश कर देना, राज्य का विनाश कर देना अतिवादी आइडिया था या मध्यम मार्ग था। और आप जानते हैं अतिवादी आइडिया व्यवहार में एप्लीकेबल नहीं हो पाता, कोई भी आप मना के देखिए। अब कोई कहे मैं विवाह नहीं करूंगा, अतिवादी आइडिया है, हो सकता है कुछ लोग अपना ले। कोई कहे मैं 20 विवाह करूं, ये भी अतिवादी आइडिया है। बीच बीच का कोई तरीका अपना लो। एक्सट्रीमिज्म कांट बी एक्सेप्टेड बाय द एंटायर सोसाइटी। अब बताइए, आपको साम्यवाद और समाजवाद के बीच का अंतर समझ में आ गया या नहीं आ गया? जो समाजवाद है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, साम्यवाद है मार्क्स का विचार है, ये अंतर है। लेकिन आप याद रखिए समानता क्या है, दोनों समाज में विषमता को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए मार्क्सवाद समाजवाद का एक पार्ट है। समाजवाद ज्यादा बड़ी इकाई है, समाजवाद के कई रूपों से मार्क्सवाद भी है, लेकिन मार्क्सवाद और समाजवाद में अंतर भी है। और मार्क्सवाद समाजवाद में क्या अंतर है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ये बात स्पष्ट है कि नहीं, कि हाउ वी कैन मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। सोशलिज्म और कम्युनिज्म के बीच डिफरेंस क्या है, एक एक पॉइंट में मैंने बता दिया, एक एक पॉइंट में मैंने बता दिया। और सच मानिए, शायद जैसे ही लोकतांत्रिक समाजवाद का ये प्रभाव आया, उसी से मार्क्स का प्रभाव शायद यूरोप में नहीं फैल पाया। और शायद मार्क्सवादियों ने इस पैटर्न को देखा ही नहीं। अच्छा बताइएगा, समाज के परिवर्तन का तरीका है, तो मार्क्स ने जो बात कह दी, हो सकता है मार्क्स ने जो बात कही उस समय सही रही हो, क्योंकि उस समय कल्याणकारी राज्य का विचार नहीं आया था। मार्क्स ने सही कहा था कि स्टेट शोषण की मशीन है, स्टेट का, क्योंकि उस समय स्टेट का मतलब था पुलिस एंड आर्मी, यही तो काम था राज्य का। बाद में राज्य ने अपने आप को चेंज कर लिया 1930s के बाद, एंड कैपिटलिस्ट स्टेट अडॉप्टेड द सोशलिस्ट टेंडेंसीज, उसी का नाम तो समूहवाद है। तो अब बताइए, क्या मार्क्सवादियों को इस विकल्प पर क्यों नहीं विचार करना चाहिए था? ये बताइए, साधन ज्यादा जरूरी होता है साध्य, और अच्छा आदमी वही है जो आवश्यकता पे साधन चेंज कर दे, प्रैग्मेटिज्म। भाई हमारे लिए साधन चेंज हो सकता है, गोल चेंज नहीं हो सकता। आपको जाना है दिल्ली,
दिल्ली जाना इंपॉर्टेंट है, बस ट्रेन फ्लाइट इंपॉर्टेंट है। अब पता चला कि बैठ गए ट्रेन में, मैं ट्रेन से ही जाऊंगा, पटरी सो जाए, ट्रेन से ही जाऊंगा, मैं उतरूंगा नहीं। अरे बस में ही बैठ लो यार, ऐसा क्या जिद है, ट्रेन से ही जाओगे। आगे बढ़े। चीन में कुछ ऐसा है जो अभी आप सुन के हैरान हो जाओगी, थोड़ा सा वेट कर लो। क्या है अभी बताया जा रहा हूं। एक ही चीज है, समाजवाद इज इक्वल टू लोकतांत्रिक समाजवाद। बताइए। भाई देखिए, समूहवाद समाजवाद का दूसरा नाम क्या है? जहां समाज को प्राथमिकता दी जाए, जहां राज्य को प्राथमिकता दी जाए और राज्य के द्वारा समाज में समता पैदा कर दी जाए, कलेक्टिविज्म समूहवाद। और समूहवाद इज इक्वल टू समाजवाद। लेकिन समुदायवाद अलग है, क्योंकि समुदाय का मतलब समाज का महत्व तो है, लेकिन आर्थिक बात नहीं हो रही है, परिवार, कल्चर, धर्म, सोसाइटी। अब आप याद रखिए, इसी लोकतांत्रिक समाजवाद का नाम एक और भी रख दिया गया। विचार एक ही है, नाम अलग अलग है। और हमने इंग्लैंड का पहला मॉडल देख लिया कि फेबियनवादियों ने, लोकतांत्रिक समाजवादियों ने कैसे अपने आप को ढाल लिया नई परिस्थितियों में, और उन्होंने लोकतंत्र का भी सामंजस्य कर लिया, स्वतंत्रता का भी, मल्टी पार्टी सिस्टम, बेसिक सुविधाएं भी दे दी। ये चीज ज्यादा अच्छी थी। लेकिन एक व्यक्ति जर्मनी, यार जर्मनी का मामला देख लें। हमने बताया दो जगह समाजवाद का ज्यादा प्रभाव था मार्क्स के बाद, मार्क्स के चिंतन के बाद। फर्स्ट वाज यूरोप, इंग्लैंड, एंड सेकेंड वाज जर्मनी। जर्मनी में एक व्यक्ति था, एडवर्ड बर्नस्टीन। एडवर्ड बर्नस्टीन मार्क्स का दोस्त था, और मार्क्स तो जर्मनी था। एडवर्ड बर्नस्टीन मार्क्स का दोस्त था। संयोग की बात है, मार्क्स की डेथ हो गई 83 में। उसके बाद तक एडवर्ड बर्नस्टीन रहा, और बल्कि 1999 में उसने किताब लिखी, या 1891 में किताब लिखी। जब मार्क्स की मृत्यु हो गई तो उसके दोस्त ने कहा कि देखो भाई, कल भी मैंने इसी डिबेट को बताया था कि जब क्रांति रसिया में हुई, इंग्लैंड में क्रांति नहीं हुई, तो मार्क्सवादियों के काम करना चाहिए था, मार्क्स के विचारों को चेंज करना चाहिए था। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए था? नहीं किया उन्होंने। और लेनिन अपनी जिद पर अड़ा रहा कि नहीं नहीं, मार्क्स गलत नहीं हो सकता। अरे मार्क्स खुद ही कहा था मैं वैज्ञानिक हूं। तो वैज्ञानिक है, इसका मतलब है कि परिस्थितियां बदलेंगे तो अब चीजों को बदल लेंगे। लेकिन ये लोग अपनी जिद पे अड़े रहे। लेकिन उसी समय जो मार्क्स का दोस्त बर्नस्टीन था, उसने कहा देखिए, मार्क्स की कई मान्यताएं मुझे ठीक समझ में नहीं आ रही आज। और एजम्पशन नंबर 1 है, एजम्पशन नंबर 1 ये है कि मार्क्स ने कहा था जैसे से पूंजीवाद का विकास होगा, सर्वहारा वर्ग की हालत खराब होगी। और हो रहा है इसका उल्टा। जैसे जैसे पूंजीवाद का विकास हो रहा है, सर्वहारा वर्ग की हालत अच्छी होती जा रही है। देखो, पहला मामला ही बन रहा है। दूसरा, सर्वहारा वर्ग में वर्ग चेतना नहीं उत्पन्न हो रही है, क्रांति करने को तैयार नहीं है, क्योंकि सर्वहारा वर्ग इसकी खराब नहीं हो रही है। और अब सर्वहारा वर्ग क्रांति क्यों करेगा? आज के मध्यम वर्गीय शहरों में आप देखिए, जो शहरों में मध्यम वर्गीय परिवार रहते हैं, जो कहीं किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, 90% लोग तो ऐसे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं? अच्छा सा टीवी खरीद लिया है, म्यूजिक सिस्टम हो, और उसके बाद पार्टी हो रही हो जाएगी, बल्ले बल्ले। याद रखिए, उन्हें छुट्टी और पार्टी मनाने की चिंता है या क्रांति करने की चिंता? सवाल यह है। एडवर्ड बर्नस्टीन ने यही बात कही। एडवर्ड बर्नस्टीन ने कहा यार, मुझे शहरों में क्रांति करने वाले लोग दिख नहीं रहे हैं, वो जमाना गया। अब क्रांति मेरे हिसाब से मैटर ऑफ डाउट नहीं होगा। तो एडवर्ड बर्नस्टीन से ये पूछा गया, अच्छा ये बताओ तो मार्क्स बाबा का सपना छोड़ दिया जाए? उनका कहना, सपना नहीं छोड़ना है, तरीका बदल देना है। तो बर्नस्टीन से पूछा गया, तरीका क्या अपनाया जाए? उनका लोकतंत्र अपना लो।
यानी बर्नस्टीन ने वही बात कही जो इंग्लैंड के लोगों ने कही थी, लेकिन बर्नस्टीन के इसी लोकतांत्रिक समाजवाद का नाम क्या दिया गया? विकासवादी समाजवादी, क्योंकि स्टाइडलस ने किताब लिखी थी। भाई समाज में परिवर्तन तो होता है, धीरे धीरे विकासवादी, अचानक क्रांतिकारी। और दूसरा, बर्नस्टीन के लिए एक और नाम का प्रयोग किया गया, संशोधनवादी, रिविजनिस्ट। और बर्नस्टीन के लिए इस नाम का प्रयोग इसलिए किया गया, he was the first person who revised the thought of Marxism। और उसने मार्क्सवाद में संशोधन करते हुए इतनी बात कही कि वर्ग संघर्ष नहीं होने जा रहा है, सर्वहारा वर्ग की स्थिति खराब नहीं हो रही जा रही है, इसलिए आप साम्यवादी क्रांति लाने का कोई विकल्प ढूंढिए। और उसने कहा था मुझे जो विकल्प दिख रहा है डेमोक्रेसी है। इसे बर्नस्टीन का वही विचार है जो लोकतांत्रिक समाजवादियों का है। एक एक पॉइंट वही है, अंतर केवल कॉन्टेक्स्ट का था कि वो इंग्लैंड के थे, वो जर्मनी के थे। अच्छा, इंग्लैंड के लोगों का आप कहें, इंग्लैंड के लोगों को हम संशोधनवादी क्यों नहीं कहते? इंग्लैंड के लोगों ने भी तो मार्क्स के विचारों को बदल दिया। लेकिन इंग्लैंड के लोग कहते हैं, इंग्लैंड के लोगों से पूछा गया, फेबियन समाजवादी से पूछा गया कि आप लोग मार्क्स से प्रभावित हैं क्या? मार्क्स, ये कौन है मार्क्स? भाई नाराज मत होइए, हमने सुना था कि आप मार्क्स होंगे, मार्क्स ऐसी तैसी, हम मार्क्स जानते नहीं। उनका फिर आप किससे प्रभावित हैं? उनका अरे हमारे विचारक, हमारा महान विचारक था जीएस मिल, उसने समाजवाद की बात कही थी। ये मार्क्स कहां से आ गया? जर्मन कहीं का, नहीं मानेंगे हम। इसे इंग्लैंड के लोगों ने रत्ती भर भी बात स्वीकार नहीं की कि मार्क्स ने हमें प्रभावित किया, तो संशोधनवाद का नाम रखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन एडवर्ड बर्नस्टीन ने तो कहा कि मैं मार्क्स का दोस्त हूं और मार्क्स से समाजवादी लक्ष्य को मानता हूं, तरीके को मैं बदलना चाहता हूं। और इसलिए इंग्लैंड में पहले लोकतंत्र था, बाद में समाजवाद जुड़ा। जर्मनी में पहले समाजवाद था, बाद में लोकतंत्र जुड़ा। परिणाम एक हुआ, तरबूजा चाकू पर गिरा, चाकू तरबूजे पर कटेगा कौन? बस एक लाइन जोड़ लीजिए इसमें, अगला पॉइंट। तो अब ये स्पष्ट हो गया कि हम इसे लोकतांत्रिक समाजवादी कहें, फेबियनवाद कहें, विकासवादी समाजवादी कहें या संशोधनवाद कहें, अभिप्राय एक ही है, अभिप्राय एक ही है। अगला पॉइंट, बस उसी में एक लाइन लिख लीजिए। अच्छा, संशोधनवादी क्यों मैंने बता दिया, विकासवादी समाजवादी क्यों कहा जाता है बता दिया कि नहीं? बताया नहीं बताया? यानी जो अभी हमने लिखा है उसका क्या नाम है? विकासवादी समाजवादी तो है भाई। जो भी समाजवाद लोकतंत्र से आएगा उसका नाम क्या होगा? विकासवादी समाजवाद। क्योंकि उसी नाम से उसने किताब लिखा था, एवोल्यूशनरी सोशलिज्म, उसकी किताब का ही नाम था बर्नस्टीन का, एंड द टास्क ऑफ सोशल डेमोक्रेसी। तो बस एक लाइन केवल लिख लीजिए। यह उल्लेखनीय है कि इंग्लैंड में लोकतंत्र पहले से विद्यमान था और इसे समाजवाद के साथ जोड़ा गया। इंग्लैंड में लोकतंत्र पहले से विद्यमान था और इसे समाजवाद के साथ जोड़ा गया, जबकि जर्मनी में पहले से समाजवाद था और इसे लोकतंत्र के साथ समायोजित किया गया। जर्मनी में पहले समाजवाद था और इसे लोकतंत्र के साथ समायोजित किया गया, इसलिए जर्मनी को
समाजवादी लोकतंत्र कहा गया, सोशलिस्ट डेमोक्रेसी। It means English brand of socialism is categorized as a democratic socialism, क्योंकि इंग्लैंड में पहले लोकतंत्र था, समाजवाद बाद में जुड़ गया। However, German socialism is categorized as socialist democracy, क्योंकि जर्मनी में पहले समाजवाद का विचार था और समाजवाद के साथ किसको जोड़ दिया गया? डेमोक्रेसी को। इसलिए आप लोकतांत्रिक समाजवाद कहिए, समाजवादी लोकतंत्र कहिए, समूहवाद कहिए, संशोधनवाद कहिए, विकासवाद कहिए, आशय एक है, कॉन्टेक्स्ट का फर्क है, कहां से कौन विचार आ रहा है। अगर इसमें कोई अस्पष्टता हो तो बताइए, आगे बढ़ें फिर। आगे बढ़ें। अब अगला, अब याद रखिए, इसका मतलब है मार्क्सवाद के बाद एक तरफ मार्क्सवाद बढ़ रहा था, दूसरी तरफ समाजवाद। और वास्तविकता की है, मार्क्स का सपना था कि रसिया के बाद यूरोप में क्रांति होगी, और यूरोप में साम्यवाद के बजाय कौन सा ट्रेंड बढ़ रहा था? समाजवाद का। और सच पूछे, साम्यवादी विचार तो यूरोप में नहीं आगे बढ़ पाया। और अब देखिए कैसे मामला आगे बढ़ गया, बल्कि अब देखेंगे कि बहुत सारी घटनाएं होती चली गई। क्योंकि इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि पूंजीवादी देशों में राज्य का जो नया स्वरूप आया, कल्याणकारी, लोकतांत्रिक, समाजवादी, इससे वास्तविकता ये है कि समाजवाद के लक्ष्यों को पूरा कर लिया गया, और जहां जहां सर्वाधिकारवादी राज्य बना था, राज्य का दमन आवश्यकता से अधिक हो गया, पहला। और दूसरा देखेंगे, राज्य का दमन आवश्यकता से अधिक हुआ क्योंकि यूरोपीय देश लोकतंत्र छोड़ने को किसी कीमत पर तैयार नहीं थे। उनका आना है भाई, देखो डेमोक्रेसी, इसे कुछ लोगों ने कहा यूरो कम्युनिज्म, लोकतांत्रिक समाजवाद का एक दूसरा फिर यूरो साम्यवाद। यूरो साम्यवादी में यूरोप के लोग कहते थे भाई देखो कुछ भी हम छोड़ देंगे, आजादी नहीं, लोकतंत्र नहीं, ये नहीं छोड़ पाएंगे। यद्यप कहा जाता है कि पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ के दबाव कारण, बल के कारण कुछ दिनों तक साम्यवाद लागू कर दिया गया था, 1991 से वो भी धराशायी हो गया। और आप याद रखिए, आज का जो नया 1947 के 45 के बाद जो समाज आया, स्पेशली आफ्टर 1970s, वो समाज राज्य वैसा नहीं था जैसा मार्क्स समय था। तो अब आप फिर कहेंगे अच्छा मतलब जो मार्क्सवाद की पूरी लड़ाई पूंजीवाद के खिलाफ थी, पूंजीवाद तो अभी भी है। हाँ, पूंजीवाद है तो, लेकिन पूंजीवाद ने बड़ी होशियारी से लोगों के जीवन पर ऐसा नियंत्रण कर लिया कि लोगों ने पूंजीवाद को अपना दुश्मन मानने के बजाय उसे ही दोस्त मान लिया। इसलिए अब तो ऐसा दिख नहीं रहा है कि लोग पूंजीवाद को विनाश के लिए तैयार हैं, वर्ग संघर्ष के लिए तैयार हैं। अब तो लोगों ने पूंजीवाद को अपना लिया। और उल्टा तो अलग हो गया, 1979 में चाइना ने उदारवाद को अपना लिया। चाइना कहा जाता है मार्केट सोशलिज्म। चाइना 79 में डेंग शाओपिंग ने चीन में उदारीकरण अपना लिया और बाजारवाद अपना लिया। जब डेंग शाओपिंग से पूछा गया कि भाई ये बताओ, डेंग शाओपिंग बड़ा व्यवहारिक था, उसने ही नारा दिया था 1 country 2 system। इसका मतलब है वियतनाम ताइवान चीन का भाग है, ये बात अलग है कि वहां शासन की प्रणालियां अलग अलग है। और वही हांगकांग के बारे में कहा जाता है 1 country 2 system। तो डेंग शाओपिंग बड़ा व्यवहारिक था। रसिया यानी चाइना में बाजारवाद आ गया। और जब ये शब्द का प्रयोग हुआ मार्केट सोशलिज्म, तो लोग हैरान हो गए। मार्केट सोशलिज्म, मार्केट का मतलब और थोड़ा सा और ज्यादा हम ब्लंट तरीके से कहें, कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट। आपसे पूछा जाए भाई आप ईमानदार हैं भ्रष्ट हैं, तो आप कहें मैं भ्रष्ट ईमानदार हूं, यानी भ्रष्टाचार में भी ईमानदारी बरतता हूं। और कहा भी जाता है लोग जो भ्रष्टाचार करते हैं उसमें बड़ी ईमानदारी होती है, पैसे के बंटवारे में, लेन देन में, पैसा वापस करने में। लोग इस शब्द को सुन के हैरान हो गए
चीन का हैरान होने कोई बात नहीं है। हम बाजार का प्रयोग करेंगे अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, बाजार का प्रयोग करेंगे इफिशियंसी लाने के लिए, लेकिन बाजार से जो चीजें हमें मिलेंगी उसको सारे समाज में हम बांट देंगे। समाजवाद, व्हाट एन आइडिया। मतलब आज के जमानों में शुद्धता की गारंटी करना और देना मुश्किल ही नहीं। कॉकटेल का जमाना है दोस्तों, रीमिक्सिंग का। इसलिए समाजवाद प्योर है, उदारवाद, या दोनों को मिला दिया जाए। 79 में चाइना ने बदल लिया, 1991 में सोवियत संघ धराशायी, राज्य नियंत्रित थे बहुत सा बर्बाद, पूरा सिस्टम कोलैप्स। नॉर्थ कोरिया को देख ही रहे। और वहीं जितने पूंजीवादी मार्ग पर चलने वाले देश थे सब आगे बढ़ गए दोस्तों। मानवता का उत्थान मार्क्सवाद ने किया या पूंजीवाद ने? वादा किया था मार्क्सवाद ने, दे किसने दिया? पूंजीवाद ने कल्याणकारी राज्य का ऐसा आडंबर ओढ़ा, सबको सुविधाएं दे दी। तो सवाल यह है, सोवियत संघ का विघटन हो गया, रसिया भी बाजार के रास्ते पे चल गया, चीन भी बाजार रास्ते पे चल गया, पूरी दुनिया में पूंजीवाद बढ़ गया। अब क्या बचा है साम्यवाद में दोस्तों? विदाई कर दी जाए या अभी भी अतीत की यादों में खो जाएं दोस्तों? क्या कर दी जाए? साम्यवाद है या नहीं है? अगर है तो बता दीजिए मेरे दोस्तों, कहां है, कहां है? और दूसरा, आप जैसे लोग, जब युवा लोग ही दोस्तों सिस्टम में जाने को तैयार हैं, तो क्रांति कौन करेगा? और समाज में ऐसा बदलाव आ गया, अब जरा सोच के देखिए। और आज हमें अपने पैकेज से मतलब है, सामाजिक परिवर्तन से। और आज दुनिया में डेमोक्रेसी का ऐसा प्रसार हो गया, कल्याणकारी राज्य का प्रभाव ऐसा बढ़ गया। याद रखिए दोस्तों, नक्सली भी लगभग हारने के ही कगार पे है। और दोस्तों, मुझे बताते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन सच बात है, साम्यवाद का भारत से सफाया होने वाला ही है। रसिया से गया, चीन से गया, भारत से भी गया। वंस अपॉन टाइम दोस्तों, विश्वविद्यालय में हम लोग पढ़ते थे, लोग बड़ा बड़ा गांधी वो छाप कुर्ता, खद्दर का कुर्ता और जीन्स चप्पल पहन के, संडे वंडे नहीं, मैं समाजवादी दिखना चाहिए आपको, चप्पल पहन के बड़ी बड़ी बातें हो रही दुनिया को बदलने की। अब दोस्तों समाज ही बदल गया। फिल्में भी ऐसी बनती थी, मदर इंडिया, आंधी, क्रांति। मतलब कोई बच्चा फिल्म देखेगा, जब सिनेमा हॉल से निकलता था सोचने लगा, समाज को बदल के छोड़ दूंगा, क्रांति कर दूंगा, आग लगा दूंगा। अभी क्या हो रहा है दोस्तों? समाज बदल गया दोस्तों। अब तो आप यूनिवर्सिटी में चले जाइए, फैशन कंपटीशन लगा हुआ है। समाज ही बदल गया। और सिर्फ सिनेमा हॉल में फिर हेरा फेरी, गोलमाल, माला माल, और कमाल हो गया दोस्तों। इतना बड़ा परिवर्तन हो गया। ओ माय गॉड, समाजवाद नहीं रहा भाई और बहनों, समाजवाद नहीं रहा। सच बात है, गड़बड़ है? आप क्या लग रहा है, रहा या नहीं रहा? इसलिए ऐसे कॉन्टेक्स्ट में दो ही विकल्प है दोस्तों। इसलिए ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट है, जो ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट मानता है समाज के परिवर्तन में केवल भौतिक तरीका देखिए, वर्ग संघर्ष, मार्क्सी बातों को जरा इस हिसाब से देख लीजिए, वो चीजें नहीं है। आज कौन राज्य को शोषणकारी मान रहा है? नहीं मान रहा है। इसलिए अगर हम परंपरागत मार्क्सवाद की लकीर पीटते रह गए, मार्क्सवाद की विदाई करनी पड़ेगी। इन कुछ लोगों ने मार्क्सवाद को नए तरीके से परिभाषित किया, जिसे हम कहते हैं नव मार्क्सवाद। लिखने की बात है, अगला हेडिंग है नव मार्क्सवाद। और आप जानते हैं ये समकालीन चीज है तो ज्यादा महत्वपूर्ण है, नियो मार्क्सिज्म।
नवमार्क्सवाद। इसका मतलब दोस्तों देखिए, मार्क्स एक बहुत खास बात थी। मार्क्स ने जो पूंजीवाद की विसंगतियां बताई थी वो कभी अव्यवहारिक नहीं हो सकती, अप्रासंगिक नहीं हो सकती। और शायद हमने मार्क्स को बस एक ही तरीके से, जो परंपरागत रूप में अगर लेनिन का मार्क्सवाद आप समझेंगे तो आज की डेट में अपनाना मुश्किल हो जाएगा आपको। इसे क्यों ना हम मार्क्स का एक ऐसा रूप देखें जो शायद मार्क्स ने भी बताया था, लेकिन शायद इस पर लोगों ने ध्यान कम दिया। लेकिन बाद में 1970 के दशक में मार्क्सवाद का जो अगला सिद्धांत आया वो अमेरिका से आया। और अमेरिका में, यूरोप में भी बड़े मार्क्सवादी थे। और सच पूछिए, मार्क्सवादी विचार तो इतना प्रभावशाली था कि बोल्शेविक क्रांति का विचार हर देश में करने के लिए दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश रहा हो जहां कम्युनिस्ट पार्टी न बन गई हो। लेकिन दोस्तों, कम्युनिस्ट पार्टी वैसे धराशायी हो गई जैसे आम आदमी पार्टी। इसने भारत को बड़ा बदलने का विचार, अन्ना हजारे के बाद शायद ही कोई ऐसा हिंदुस्तान प्रांत रहा होगा जहां आम आदमी पार्टी की नींव न रखी गई हो, लेकिन बहुत जल्दी ध्वस्त हो गई। मार्क्सवाद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। और सच में अगर मार्क्सवाद की हम नई प्रासंगिकता ढूंढना चाहते हैं तो मार्क्सवाद का नया रूप देखें, ऑर्थोडॉक्स नहीं। ऑर्थोडॉक्स का मतलब परंपरागत मार्क्सवाद जो भी हमने पढ़ा। आगे बढ़े तो कुछ लिख लीजिए आप। नव मार्क्सवाद, नियो मार्क्सिज्म। अच्छा, नव मार्क्सवाद का एक और भी हिंदी में नाम है नव वामपंथवाद, न्यू लेफ्ट। नव मार्क्सवाद, नव वामपंथवाद, या ब्रैकेट में फ्रैंकफर्ट स्कूल। फ्रैंकफर्ट स्कूल जर्मनी का सर है फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट में बड़ा फेमस एयरपोर्ट है, फ्रैंकफर्ट स्कूल। तो पहला पॉइंट, या ब्रैकेट में एक और लिख सकते हैं क्रिटिकल थियरी, आलोचनात्मक सिद्धांत। एक और भी शब्द आप लिख सकते हैं क्रिटिकल थियरी या आलोचनात्मक सिद्धांत। क्रिटिकल थियरी या आलोचनात्मक सिद्धांत। तो देखिए, ये नौ क्यों है? क्योंकि मार्क्स के परंपरागत विचारों में कुछ नई चीज जोड़ी गई। और वामपंथवाद, साम्यवाद का दूसरा नाम है वाम, दक्षिणपंथ, वामपंथ। तीसरा फ्रैंकफर्ट स्कूल, जिस स्कूल ने इसका विकास किया। लास्ट में किस शब्द का प्रयोग किया हमने? क्रिटिकल। तो क्रिटिकल का मतलब है ये मार्क्सवाद को भगवान जैसा नहीं मानता। नहीं, मार्क्सवाद का विचार भी तो आलोचना का पात्र हो सकता है। मतलब हम ये क्यों माने कि नहीं समथिंग इज एब्सोल्यूट, अनफेलेबल, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो पहला पॉइंट, फ्रैंकफर्ट स्कूल। फ्रैंकफर्ट स्कूल की स्थापना जर्मनी में की गई, इन ब्रैकेट 1930s। फ्रैंकफर्ट स्कूल की स्थापना इन ब्रैकेट 1930s में जर्मनी में की गई। जिसमें अनेक बुद्धिजीवी शामिल थे। Where various kind of intellectuals were part of फ्रैंकफर्ट स्कूल, जिसमें अनेक प्रकार के बुद्धिजीवी शामिल थे, जिसमें होर्खहाइमर,
न्यूमैन, याद रखिए सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं थे, सोशियोलॉजिस्ट भी थे, साइकोलॉजिस्ट भी थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी थे। इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्कूल, एक इंटरडिसिप्लिनरी स्कूल था। हॉर्खहाइमर, एरिक फ्रॉम, सबके भी नाम लिखने जरूरी है। मार्क्यूस, हर्बर्ट मार्क्यूस, हैबरमास, तो बहुत सारे लोग थे जिसमें केवल पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं थे। कर्चाइमर, और आपको ये भी याद दिला दें, ये था तो फ्रैंकफर्ट स्कूल 1930s में जर्मनी में, लेकिन तब तक जर्मनी में कटप्पा आ गया था 1930s में। कटप्पा मीन्स हिटलर, और कटप्पा के कारण है ये पूरा स्कूल कहाँ शिफ्ट हो गया? यूएस में। ये पूरा स्कूल ही शिफ्ट हो गया यूएस में। इसलिए अब ये पूरा फ्रैंकफर्ट स्कूल यूएस में चला गया। अच्छा एक बात और आप देखेंगे, हो सकता है नोट्स में आपके दिया भी गया हो, समाजवाद कुछ बड़े पुराने रूप थे कि गिल्ड समाजवाद, श्रम संघवाद। आज की डेट में उनका जीरो महत्व है। समय के साथ सिलेबस बदल जाता है, किताबें बदल जाती हैं, रेफरेंस बदल जाती हैं। इस वजह से उन चीजों को पढ़ना अब आवश्यक नहीं है। समाजवादी खतरे में है दोस्तों, तो पुराने वैरायटी क्या जीवित होगा? अभी नया पढ़ ले वही बहुत है, तो उसको आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तो याद रखो, उसमें शॉर्ट नहीं किया, ये मत सोचो शॉर्ट किया, उपयोगिता उसकी नहीं है, तो पढ़ने क्या फायदा? क्या लिखा आपने? बुद्धिजीवी शामिल थे, जिसमें राजनीति वैज्ञानिक, समाजशास्त्री, जिसमें राजनीति वैज्ञानिक, समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक शामिल थे, which included the political scientist, psychologist, sociologist, जिसमें राजनीति वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्री शामिल थे। इनकी मूल मान्यताएं निम्नलिखित हैं। The fundamental belief of Frankfurt School is following. इनकी मूल मान्यताएं निम्नलिखित हैं। पहला, मार्क्सवादी विचार मार्क्सवादी विचार पवित्र और पूर्ण नहीं है। मार्क्सवादी विचार पवित्र और पूर्ण नहीं है, बल्कि इसकी भी आलोचना होनी चाहिए। इसकी भी आलोचना होनी चाहिए और इसमें भी विसंगतियां विद्यमान हैं। इसकी भी आलोचना होनी चाहिए और इसमें भी विसंगतियां विद्यमान हैं। इसका मतलब है मार्क्सिज्म इज नॉट अ सैक्रोसेंट, इज नॉट इनफेलिबल, बट पैराडॉक्सेस एंड प्रॉब्लम्स परसिस्ट इन मार्क्सिस्ट थॉट टू। और एक खास बात है, शायद इस बात को मार्क्सवादियों ने पहले मान लिया होता तो ज्यादा रिफॉर्म कर गए होते, और जिन लोगों ने रिफॉर्म कर लिया वो सस्टेन कर रहा है चाइना।
इसका मतलब जबकि ऑर्थोडॉक्स मार्क्स लेनिन ने कहा मार्क्स भगवान है, मार्क्स भगवान है, उससे तो मार्क्सवाद का नुकसान ज्यादा हुआ। इनकी मूल इसे क्रिटिकल थ्योरी कहते हैं। पहला पॉइंट आप देखेंगे तो व्हाई इज क्रिटिकल थ्योरी, बिकॉज दे आर वेरी मच क्रिटिकल टूवर्ड व्हाट इज एक्सेप्टेड। यानी किसी भी चीज को स्वीकार किया गया है 100 साल से, किसी ने कहा है तो ये उसे मानने का आधार नहीं है। दूसरा पॉइंट, तो ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं, इसलिए क्रिटिकल कहा गया। दूसरा पॉइंट, किसी भी समाज की समझ और व्याख्या के लिए किसी भी समाज की समझ और व्याख्या के लिए केवल आर्थिक तत्व ही पर्याप्त नहीं है, even merely economic factors are not sufficient for interpreting and analyzing any society, बल्कि इसके लिए विचार, चेतना, इतिहास, संस्कृति, संस्कृति और मनोविज्ञान का उतना ही महत्व है। विचार, चेतना, इतिहास, संस्कृति और मनोविज्ञान का उतना ही महत्व है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन फॉर अंडरस्टैंडिंग एनी सोसाइटी apart from economy, psychology, culture, history, religion is equally important. अब देखेंगे मार्क्सवाद के परंपरागत चिंतन में पूरा का पूरा चिंतन इकोनॉमिक सेंट्रिक है। और आप याद रखिए, अगर आप इकोनॉमी से ही पूरे समाज को समझना चाहते हैं तो मान लीजिए कोई मार्क्सवादी होगा। अब परंपरागत मार्क्सवादियों में क्या समस्या रही है, दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं और परंपरागत मार्क्सवादी को बुलाकर आप पूछेंगे भाई क्यों लड़ रहे हैं, तो क्या कहेगा, इसमें एक मालिक हो, दूसरा मजदूर होगा, एक ने दूसरे का शोषण किया होगा, ये इसलिए आपस में लड़ रहे हैं। हो सकता है पार्टनर को लेकर लड़ाई हो गई तो हो सकता है कि नहीं। अच्छा, छात्रों के बीच क्यों लड़ाई होती दोस्तों? मैं कई बार बड़ा हैरान रह गया, मैं कह रही लोग लड़ जाते हैं। अब सवाल ये है, अब ये बताइए इसमें कौन सी इकोनॉमी है, कौन सी इकोनॉमी है इसमें? बात सीधी सी है, मार्क्सवाद की चिंतन की समझ पर्याप्त है, अपर्याप्त है? आप कैसे परफेक्ट मान सकते हैं? अब दूसरी समस्या, आप निराश हैं, पीटी एग्जाम हो गया और आपको लगा यार पेपर ठीक नहीं हुआ और आप उस निराशा से बाहर नहीं निकल पा रहे और मैं कोई बात नहीं, चलो मैं लड्डू खिलाता हूं, आ जाओ। भाई मार्क्स ने यही तो माना कि इकोनॉमी सबसे डिटरमाइन करती है और मैं कुछ आपको पैर में जेब में पैसे रखो, सबको निराशा दूर हो जाएगी। निराशा पैसे से दूर होगी या विचारों से? एन आइडिया कैन चेंज द लाइफ। विचारों से मामला बनेगा। इसीलिए कलाम साहब ने अपनी किताब में लिखा भी है कि जब उनका एनडीए में सिलेक्शन नहीं हुआ, देहरादून से लौट रहे थे और उन्होंने देखा ऋषिकेश में गंगा नदी का झूला, पुल, अब मैं इसी पुल से कूद जाऊंगा, अब मेरे जीवन में कोई मतलब नहीं रहा। कोई महात्मा जा रहा था, उनका यंग बच्चे, कहाँ जा रहे, पकड़ा तुरंत, उनका मैं कूदना चाहता हूं, मेरा जीवन अब बचा नहीं। उनका यहाँ, उनका जवान आदमी हो, जीवन तो शुरू हो रहा करना, आप नहीं जानते मेरा सपना क्या था। महात्मा को, तुम नहीं जानते तुम्हारा सपना क्या है, पहले इधर चलो। महात्मा ने पकड़ा, कंसोल किया, उनका नहीं, एक असफलता से जीवन खत्म नहीं हो जाता, जीवन शुरू होता है और आप नहीं जानते आप कहां तक पहुंचोगे। धैर्य तो रखो। कौन जानता है, अगर कलाम साहब एनडीए में चले गए होते राष्ट्रपति बन पाते। इसे जो लोग पीटी पास नहीं किए हैं तो उनमें राष्ट्रपति बनने का क्षमता है। इस नजरिए से हम चीज क्यों देखें? अच्छा, आपको मजाक लगेगा,
अब बिलावजह निराशा लेके बैठे हुए हैं दोस्तों, नहीं। और जरा सोच के देखिए, पॉलिटी पढ़ने के बाद तो ऐसा सोचना बनता है दोस्तों, जितने हमारे सांसद हैं, और अभी आपने ध्यान दिया होगा कर्नाटका में बड़ा दिलचस्प एग्जाम्पल आया। कर्नाटका में कांस्टेबल ने रिजाइन करके चुनाव लड़ लिया और वो सांसद बन गया। जब उसके डीजीपी आए उससे मिलने, जय हिंद सर, जबकि उस समय वो उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया। उसके बाद उसने कहा नहीं, ये हमारे सर रह चुके हैं और आज ही मिले सर हैं ये। इसलिए दोस्तों, जीवन की संभावनाएं अनंत है, उसे बुझने मत दीजिए। निराश होकर सब मामला गड़बड़ हो जाता है। जीवन में निराश कभी नहीं होना, बाकी कुछ भी हो जाए, दुबले हो जाइए, पतले हो जाइए, मोटे हो जाइए, बड़े निराश नहीं। आशा है तो जीवन है, ये बात हमेशा आप याद रखिए। निराश क्या, अगला पॉइंट लिखा है, इसलिए इसे मनोविज्ञान, इसे याद रखिए। अगर आपको मनोविज्ञान को बदलना है, अगर मार्क्सवादी चिंतन अगर हम लिख लें तो मनोविज्ञान की पूरी पढ़ाई बंद करनी पड़ेगी। फ्राइड का चिंतन मार्क्स समझ से बिल्कुल अलग है। भाई मनोविज्ञान का जन्मदाता फ्राइड, फ्राइड से पूछा गया तो भाई हम ये क्यों न माने, मार्क्स कहता है कि समाज की व्याख्या में धर्म का कोई महत्व नहीं होता, मैक्स वेबर कहता है धर्म का ही महत्व होता है, तो मैं मैक्स वेबर की बात कैसे गलत मान लूं? यही तो फ्रैंकफर्ट स्कूल का क्रिटिकल थियरी। आप मार्क्स की बात को ही क्यों मानोगे? मैक्स वेबर की बात है, इसको भी बात आप देखो, फ्राइड की बात है। मैक्स वेबर ये कहता है कि ना भाई, समाज की व्याख्या में परिवर्तन में सबसे बड़ा कोई फैक्टर रिलीजन है, इकोनॉमी नहीं है। उसने बताया भी कि प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्टेट ऑफ कैपिटलिज्म में उसे पूछा गया कि ये बताओ पहले यूरोप में ही पूंजीवाद क्यों आया? उन्होंने कहा बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिलीजन। और फ्राइड से पूछा गया कि मानव को निर्धारित करने वाला सबसे मूल तत्व क्या है? मार्क्स ने कहा था इकोनॉमी। इसे मार्क्स इकोनॉमिक मैन मार्क्स का विचार था। इकोनॉमी उत्पादन साधन, फ्राइड ने कहा नहीं। फ्राइड ने कहा द फैक्टर विच डिटरमाइंस इंडिविजुअल लाइफ, दो फैक्टर है, एग्रेशन एंड सेक्स, ये दो फैक्टर हमारे जीवन को निर्धारित करते हैं, इकोनॉमी इसमें है ही नहीं है। और आप याद रखिए, अगर इकोनॉमी ही जीवन का मूल फैक्टर होता तो बड़े बड़े गरीब लोग शिखर पर पहुंच गए, उद्योगपति। भाई ये बताइए, ये अंबानी बंद हुआ, आज तो अंबानी के लोग बहुत टारगेट करते हैं, एक जमाने में पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा करते थे। तो मार्क्सवादी चिंतन से अंबानी का राइज हम कैसे देख सकते हैं? अक्षय कुमार वेटर थे, रजनीकांत क्या थे? बस कंडक्टर थे। तो सर्वहारा भी पूंजीपति बन सकता है, तो मार्क्सवादी सोच ही नहीं है। इसे याद रखिए, हाउ वी कैन थिंक दैट मार्क्सिज्म इज द परफेक्ट। तो आप कहेंगे सर इसमें तो आप कह रहे हो नौ मार्क्सवाद, ये में से मार्क्सवाद क्या है? तो मार्क्सवाद की धज्जियां उड़ाई जा रहे हैं। नहीं है, आगे बताएंगे, भी है तो क्रिटिकल थियरी। सो लेट्स यूज अ सोशियोलॉजी, लेट्स यूज अ साइकोलॉजी। विचार, अब कैसे कर सकते हैं विचार का महत्व नहीं है समाज को बदलने के लिए? और कई बार तो हमें लगता है दोस्तों, विचार से तो जीवन होता है। तो आप कभी आप देखिएगा, जिसे निराशा नकारात्मक विचार, ऐसा शरीर में कोई जान ही नहीं है। फर्क पड़ता है कि नहीं है? तो बस जिस दिन विचार आशावादी रहे, तो हाँ ये काम कर लेंगे, हो जाएगा, देखने की बात। अगला पॉइंट, और टीचर का मूल काम क्या है? पढ़ाना नहीं, मोटिवेट भी करना। भाई आप कर सकते हैं, विश्वास इसमें रखिए। अभी अनेक सर में कर सकते हैं, तो अब आराम से सो कर सकते हैं, इसका दूसरा मतलब भी होता है। अगला पॉइंट, नौ मार्क फ्रैंकफर्ट स्कूल। अगला पॉइंट, फ्रैंकफर्ट स्कूल बुद्धिजीवियों का एक समूह और आंदोलन है। फ्रैंकफर्ट स्कूल इज अ मूवमेंट एंड इज ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। बुद्धिजीवियों का एक समूह, एक आंदोलन है।
जिसका साम्यवादी दल अथवा किसी दल के साथ संबंध नहीं है। बुद्धिजीवियों का आंदोलन है जिसका किसी दल अथवा दल विशेष के साथ संबंध नहीं है। It is never been associated with any particular party. It has never been associated with any particular party, even with Communist Party too. और आप देखेंगे साम्यवाद की बात एक खास थी, एक सिद्धांत था, एक दल था। साम्यवाद का सिद्धांत मार्क्स ने दिया, दल का विचार लेनिन ने दिया। और साम्यवाद में दोनों चीजें साथ चलती थी, सिद्धांत विचार। इनका मतलब है दल तो था ही नहीं इनके चिंतन में, कहा नहीं पार्टी उठी से हमारा मतलब नहीं है भाई। तो ये अपने आप में, जबकि आप देखेंगे साम्यवाद में पार्टी बिना कोई मामला चलता ही नहीं था। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, इन्होंने यह भी माना कि सर्वहारा वर्ग में अब क्रांति की क्षमता नहीं है, संभावना नहीं है। सर्वहारा वर्ग में अब क्रांति की क्षमता नहीं है या संभावना नहीं है। Even proletariat is not capable to bringing out revolution. सर्वहारा वर्ग में क्रांति की क्षमता नहीं है। अच्छा, वैसे देखेंगे अगर दूसरे नजरिए से देखिए तो जेम्स बर्नहम एक स्कॉलर हैं। जेम्स बर्नहम ने किताब लिखी मैनेजरियल रेवोल्यूशन, प्रबंधकीय क्रांति। और जरा सोच के देखिए, आज जो इंजीनियर है इन्फोसिस का, टीसीएस का, वो मालिक है या मजदूर है? एमबीए, सीए, बीबीए, इट इज अ मैनेजरियल रेवोल्यूशन। कितना बड़ा समाज में बदलाव आ गया। एक जमाना था जब छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगी करती थी, उसका मालिक था, मजदूर था, और मजदूर हंसिया हथौड़ा लेके जाता था, और साम्यवाद के झंडे में वही हंसिया हथौड़ा ही रह गया। समाज में कितना बड़ा परिवर्तन आ गया। सवाल है सर्वहारा, इसलिए तो इन लोगों ने क्या कहा, सर्वहारा क्रांति करेगा नहीं करेगा यही डाउटफुल है। और सर्वहारा कौन है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन है सर्वहारा बचा? भाई आज व्हाइट कॉलर जॉब बिकेम मोर इंपॉर्टेंट देन ब्लू कॉलर जॉब। और कंप्यूटर क्रांति ने तो काम करने के तरीके के बदल दिए एकदम से। अब ऐसी कमरे में बैठकर लोग काम कर रहे हैं, तो इरिटेशन कैसे होगा? क्रांति के लिए परिस्थितियां खराब होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब तो एक से 5 स्टार फैसिलिटी वाले ऑफिस आ गए। अगला पॉइंट, तो जेम्स बर्नहम की बात एक लाइन लिख लीजिए। इस संदर्भ में जेम्स बर्नहम का विचार भी, याद रखिए ये न्यू लेफ्ट के नहीं है, फ्रैंकफर्ट स्कूल के नहीं है, बस एक कंपैरिजन हम कर रहे हैं। इस संदर्भ में जेम्स बर्नहम का विचार भी प्रासंगिक प्रतीत होता है कि जिन्होंने वर्तमान युग को प्रबंध की युग का नाम दिया है। जिन्होंने वर्तमान युग को प्रबंधकीय युग या टेक्नोक्रेटिक युग का नाम दिया है। वर्तमान युग को प्रबंधकीय युग या टेक्नोक्रेटिक, एक किताब का नाम है मैनेजरियल रेवोल्यूशन। टेक्नोक्रेटिक युग का नाम दिया है जिसमें मजदूर और
सर्वहारा और बुर्जुआ के बीच विभाजन कठिन हो गया है। Where it's very difficult to divide between the proletariat and bourgeoisie, जिसमें बुर्जुआ और सर्वहारा के बीच का विभाजन कठिन हो गया है। अगला पॉइंट, नव मार्क्सवादियों, फ्रैंकफर्ट स्कूल नव मार्क्सवादी की बात है। नव मार्क्सवादी पूंजीवाद के घोर विरोधी हैं। अब देखिए मार्क्सवाद की बात आ गई। नव मार्क्सवादी पूंजीवाद के घोर विरोधी हैं। दे आर द क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवाद के घोर विरोधी हैं तथा पूंजीवाद के मनोवैज्ञानिक दुष्परिणामों तथा पूंजीवाद के मनोवैज्ञानिक दुष्परिणामों का उल्लेख करते हैं। They are against the capitalism and they have point out the psychological impact of the capitalist economic system. अच्छा, आपको याद दिला दें, पूंजी एक होता है पूंजीवाद का मनोवैज्ञानिक दुष्परिणाम, एक होता है पूंजीवाद का आर्थिक दुष्परिणाम। इन्होंने आर्थिक दुष्परिणाम नहीं बताया। परंपरागत मार्क्सवाद में पूंजीवाद का आर्थिक दुष्परिणाम है और पूंजीवाद का इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है? गरीबी, अमीरी, विषमता। पूंजीवाद का मनोवैज्ञानिक दुष्परिणाम क्या है? अकेलापन, परायापन, या व्यक्ति का वस्तु की तरह काम में लगे रहना, सृजनात्मकता और क्रियात्मकता का खो जाना, व्यक्ति का मशीन बन जाना, ये पूंजीवाद के मनोवैज्ञानिक दुष्परिणाम है। अब देखिए पूंजीवाद का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है? कई बार आप देखेंगे दिल्ली में दोस्तों, लोग नौकरी करने के बाद ही पढ़ने आते हैं, नौकरी करने के बाद नौकरी बदलना चाहते हैं। अभी के मनोवैज्ञानिक दुष्परिणाम है ये। शादी ब्याह की उम्र में पढ़ने लगे हुए, चिंता ही नहीं करे शादी ब्याह की। अरे जीवन जीना है या पाना क्या है दोस्तों? ये मनोवैज्ञानिक दुष्परिणाम है। अब बताइए गांव में होते कितने शादी ब्याह अटेंड किए होते, आपको याद है? कितने कार्ड गांव में आए होंगे? यहाँ कोई इन्विटेशन मिला और यहाँ दोस्तों दिल देख के बैठ जाता पूरा शादी ब्याह। कोई हमें एक बार तो एक स्टूडेंट ने मुझे बहुत क्लासिकल बात बताई। उन्होंने कहा सर मैं फर्स्ट फ्लोर में रहता हूँ, ग्राउंड फ्लोर में शादी हो रही थी, मुझे बुलाया नहीं गया। मैं बहुत दुखी हुआ। मैं कोई बात नहीं है, अभी दुखी होने के मौके बहुत बार आएंगे दोस्तों, ये जमाना है। इसलिए अब बताइए यहाँ कोई आपका अपना है दोस्तों? सच पूछिए, शहर में दोस्तों कोई अपना नहीं है। किससे हम कोई बात कहें? ये पूंजीवाद का मनोवैज्ञानिक दुष्परिणाम है। अकेलापन। अच्छा, घर से पहली बार आए हो तो कई बार घर की याद आती है। मोबाइल से अकेलापन दूर नहीं होगा, मोबाइल से नहीं हो सकता दोस्तों। अब इसलिए कई बार तो हम वीडियो कॉल करते रहते हैं। कई लोग तो अमेरिका में दोस्तों ऐसे ही पड़े हुए हैं, अगल बगल कोई है ही नहीं है, फोन से ही दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। इस दुनिया में हमें अणु के रूप में हो गया है। यही तो पूंजीवाद का मनोवैज्ञानिक दुष्परिणाम है। पूंजीवाद ने हमें मशीन बना दिया और मशीन बन के बहुत खुश हो गए। आगे क्या लिखा आपने? इसीलिए हाँ उल्लेख किया है, जिसके अंतर्गत पूंजीवादी समाज में
पूंजीवादी समाज में अलगाव उत्पन्न हो रहा है, एलियनेशन इज डेवलपिंग इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी। पूंजीवादी समाज में अलगाव उत्पन्न हो रहा है, व्यक्ति मशीन की भांति व्यवहार कर रहा है, ह्यूमन बीइंग इज एक्टिंग लाइक अ मशीन। व्यक्ति मशीन की भांति व्यवहार कर रहा है, इसलिए इसकी स्वतंत्रता का समापन हो गया है। जिसकी स्वतंत्रता का समापन हो गया है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिससे आपको नव मार्क्सवाद बिल्कुल अलग दिख जाएगा। देखिए, यहां जो पूंजीवाद का विरोधी होगा मार्क्सवादी, लेकिन नव मार्क्सवादी कैसे हैं? अगला पॉइंट, इनके अनुसार या इन्होंने समाज के परिवर्तन के लिए लोकतंत्र को ज्यादा प्रभावी बनाने पर बल दिया। दे आर एम्फेसाइजिंग over the strength of democracy for changing the society। तो समाज के परिवर्तन के लिए ये लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं और सहभागी लोकतंत्र का विचार तो हम अलग से पढ़ेंगे, बस के लिए एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, और सहभागी लोकतंत्र के समर्थक हैं। They are supporting the principle of participative democracy। और ये सहभागी लोकतंत्र के समर्थक हैं। आज के लिए इतना ही। तो अब लोग खत्म ही हो गया है मार्क्सवाद। तो कल से फांसीवाद, गांधीवाद सब पढ़ के आप आइए। नारीवाद।